मेरे हालात ऐसे थे दिमागी कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने के बावजूद भी ज़िंदगी में रोमांटिक नहीं थी। इतनी मरतब प्रोफेसर ताना देते थे कि आपने हमें जलील किया, हमने आपको ईरान भेजा था, आपने उसी पहलवी के ख़िलाफ़ लिखा। बेहिश्ती साहब जो थे बहुत ही पावरफुल उस्ताद थे, ठीक है। अब खुमैनी साहब खाली बचे थे और बहुत तरीक़े से खुमैनी साहब को ख़त्म लिख रहे थे। उन्होंने इत्तेफाक से कहा कि ये ख़ानम फ़ारसी जानती हैं? मेरे मुंह से निकल गया कम कम। फिर उन्होंने कहा ये शिया हैं? मेरे मुंह से निकला नहीं शिया नहीं सैयद भी हूँ। बस फिर तो दोस्ती होनी थी। आप औरतों को इजाज़त नहीं देते हैं अपनी तरह लिखने, उठने, बैठने, खर्च करने की, फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो बहुत नए नए सब्जेक्ट लें। देह आज़ाद होनी चाहिए, सिर्फ सेक्स के मामले में नहीं, बल्कि अगर ये मेरी देह है तो फिर इसको खुली हवा भी चाहिए। आप देखिए मिनिस्ट्री में मुझे बुला के जब डांटा गया है और मुझे इस्लाम की किताबें दी गई हैं कि इसको पढ़िए और सुधरिए, तो मैं उसको गैलरी में पटक के आ गई थी। कितनी कमज़ोर किताबों के ऊपर इनाम मिला। तो स्पार्क तो एक अलग बात है ना, और इनाम आज का बाजारवाद है। मुझे एक बात बहुत साफ मैं बता दूं शुरू से, मैं प्रोफेशनल दोस्ती नहीं करना चाहती हूँ। इनसे वैदिक जी से हमने कहा था, आप बहुत कहते हैं तालिबान बात कर रहे हैं हमसे, अभी फ़ोन पे हमने बात की तो हमारा 1-2 इंटरव्यू करवा दीजिए तालिबान से। बहुत दुश्मनी निकाली लोगों ने, बहुत दुश्मनी निकाली। प्रोफेशनल जेलसी जो होती है ना, वो बहुत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज हमारे बीच एक ऐसी लेखिका है जो कहती हैं कि हिंदू एक महकता हुआ फूल है और मुसलमान महकता हुआ जूही का दरख्त। जो भारत के बारे में भी उतना ही लिखती हैं जितना मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के बारे में। ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, सब तरह की कहानियाँ, सब जगहों की कहानियाँ उन्होंने अपने उपन्यास कहानियों में लिखी हैं, उन्हें आवाज़ दी है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे समय की एक वरिष्ठ लेखिका और महत्वपूर्ण लेखिका, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित नासिरा शर्मा की। बहुत स्वागत है नासिरा जी संगत में। जैसे मैं कह ही रहा था कि आप जब सबीना के 40 चोर में लिखती हैं कि हिंदू एक महकता हुआ फूल है और मुसलमान एक महकता हुआ जूही का दरख्त जी, क्यों ये लिखने की ज़रूरत आपको पड़ी होगी? क्या माहौल इस तरीके का था कि आपको ये कहना पड़ा कि दोनों हैं तो फूल ही? दोनों इंसान हैं। और दूसरे उस वक्त मुरादाबाद में बहुत भीषण फसाद हुआ था। हमने तो जब से आँख खोली है फसादी की बातें हैं, और जब बड़ी हुई लिटरेचर पढ़ा तो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा जो जिक्र था वो हमारे बंटवारे का था। चाहे वो अंग्रेज़ी लिटरेचर हो, हिंदी हो, उर्दू हो, और बाकी सिंधी में जहाँ तक मेरी पहुँच हो सकी है, तो उसमें लगता था क्या ऐसी चीज़ करें, कैसे मैं रफूगर बनूं कि लोगों को होश दिला दूं कि ये सही नहीं है। हम बहुत खूबसूरती के साथ रहते रहे हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ये मुरादाबाद की बात जो आप कह रही हैं, कब की बात है? ये होगी 90s की। लेकिन मैं 90s से थोड़ा पीछे जाऊंगा जी। आपका जब जन्म हुआ उस समय भारत का जन्म, आज़ाद भारत का जन्म हुए 1 साल हुआ था। 48 में आपकी पैदाइश है, 47 में आज़ाद भारत बनता है। तो आपने भारत को अपने साथ बड़े होते हुए देखा है। ये रफूगर होना, ये जहन में पहली बार किस वक्त आया होगा कि मुझे रफूगर होना है? ये बहुत बाद में आया है। पहले तो ये कैफियत थी कि ज़रा सा कुछ होता था तो चूँकि हमारा स्कूल और हमारी खाला का घर पास पास था और वो नखास कोना इलाहाबाद का कहलाता था, तो वहाँ पे एक तरह का आधा हिस्सा हिंदुओं का था और आधा हिस्सा मुसलमानों का था। उधर मंदिर, सुनार और इस तरह के लोग रहते थे, दर्जी, और इस तरफ जो थे वो मस्जिद थी और उसमें, और बीच में हमारा स्कूल था।
तो वो फौरन आते थे और अम्मा से कहते थे, बेगम साहिबा इनको भेजिएगा नहीं, और कूड़े में बहुत चाकू मिले। बाद में छन के जब सही खबर होती थी, वो टूटा चाकू किसी ने फेंक दिया। आप यकीन कीजिए कि हर शहर में तो फसाद की खबरें थी, और मैं भूल नहीं सकती हूँ, मेरे ख्याल से वो मुरादाबाद ही का था, 80s में ही एक मरता और हुआ है जिसमें सिर्फ चप्पलें दिखाई गई थी। और दूसरे थोड़े बहुत जो बिल्डर्स वगैरह करते थे कि जला दिया कॉलोनी, झुग्गियां हटी, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा काम भी किया। जेएनयू के करीब की जगहों पे पहुंच जाते थे। अब किस जज्बे से पहुंचते थे, हम लोग कौन थे ये हम लोगों को पता नहीं था, एक हमदर्दी। जेएनयू तो बहुत बाद में आना हुआ, उससे पहले का थोड़ा सा बताएं। इलाहाबाद की मिट्टी को कैसे याद करती हैं, उस पत्थर गली को छोड़ दूं उसके अलावा? बहुत खूबसूरत यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें। लेकिन अब अगर आप कहिए कि इलाहाबाद में रहना पसंद करोगी तो शायद मैं नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक शहर से दूसरा, तीसरा, चौथा शहर जब उग आता है तो बहुत परेशानी होती है। आप लगातार उस शहर को ढूंढते जिसमें आपकी खुशियां थी, वो आपको कोई नजर नहीं आता। बुजुर्ग आपके फौत कर जाते हैं और दोस्तें भी इधर उधर चली जाती हैं, और आपको पहचानने वाले बहुत कम लोग रह जाते हैं। फिर शहर बहुत घना हो गया है, बहुत घना हो गया है। वो तो हर जगह हुआ है। मुल्क घने होते जा रहे हैं, शहर तो छोड़ दीजिए। हाँ। और आप तो अलग अलग मुल्कों में रही हैं, आपने तो देखा है बाकायदा हर जगह का कैसा आलम रहा होगा जब आपने देखा होगा। तो इलाहाबाद में आपकी पढ़ाई होती है जी। शुरुआती, आपकी मादरी जबान उर्दू है, लेकिन आप एमए करती हैं पर्शियन में। उर्दू से पर्शियन की ओर आने का जो सफर है, थोड़ा सा उस ओर लेके चलिए भाषा के लिहाज से। एक्चुअली मैं जो चाहती थी वो तो कुछ और चाहती थी, लेकिन मैंने देखा है कि जिंदगी जैसे दरवाजा खोलती है, आओ अंदर आओ, तजुर्बा करो और अपनी जमीन खुद खोदो। तो इस तरह से मैं जिसकी प्लानिंग नहीं की है मैंने, वो सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं। तो ये अब जैसे ज्योग्राफी में मैं करना चाहती थी, या मैं डांसर बनना चाहती थी, या मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। ये सब बचपने किशोर अवस्था की हालत में होता था। और एक्टिंग का तो मुझे इतना शौक था, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे घर में सब लोग ड्रामे भी करते थे गर्मी की छुट्टियों में, और सब बुजुर्ग भी बहुत ध्यान से उसको देखते थे। चाय नाश्ते का भी इंतजाम होता था, हम लोगों का अपना क्लब बना हुआ था। तो वो सारी चीजें नहीं, डायरेक्शन कहीं और मुड़ता चला गया। और इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? मतलब एक कुछ होता है ना, आपको कोई राह दिखाता है, नहीं भी दिखाता है तो कोई समझाता तो है ही, जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही है या नहीं है। देखिए, जो घर में वैल्यूज मिलती वो आपको भी मिल रही होगी। उसके अलावा मुझे लगता है कि करवट पे करवट बदल रहा था हमारा मुल्क। हमारे घर से कोई बंटवारे में बाहर नहीं गया, लेकिन दोस्तों की जो तकलीफें थी और जो जमींदारी के टूटने से दर्द था, हिंदू और मुसलमान दोनों जमींदारों के यहाँ जो कैफियत थी, वो सब हमारी आंखों के सामने गुजर रहा था। मुझे याद है ऊपर की मंजिल बनने के लिए बाकायदा परमिट लिया गया था सीमेंट, और वो कमरा बंद रहता था कि इतनी सीमेंट इकट्ठा हमने ली है ये ना हो। पानी के ऊपर बंदिश थी कि 2 वक्त पानी आएगा। गेहूं नहीं मिलता था, कपड़ों की परेशानी थी। हमारे मुल्क ने उसके बाद बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, यहाँ तक आने की दिक्कतें उठाई हैं। और ये सारी चीजें आपके ऊपर किस तरह से प्रभाव डाल रही थी? मेरे ऊपर सिर्फ दिमागी और जज्बाती तौर से, क्योंकि इत्तेफाक से हम लोग खुशहाल थे और किसी तरह की हम लोगों को कमी नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी। हमारा घर जो है वो पीढ़ियों से, 7 पीढ़ी तो हम कहेंगे कि शेर व शायरी, अदब, तहजीब और उसका वो है। हम लोग 14वीं या 15वीं पीढ़ी होंगे। क्या करते थे पिताजी?
प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट कायम किया, कोर्स बनाया, और उस पे उनका जो काम था 83 में उनके ऊपर टिकट निकला भारत सरकार का। तो मैंने तो उन्हें नहीं देखा, मैं तो 7 साल की थी, लेकिन कुछ कुछ परछाइयाँ एक तरह से आती हैं मेरे। वो बीमार लेटे हुए हैं या बहुत फैशन का कपड़ा पहने खड़े मेरे कॉन्वेंट के स्कूल में आए हैं। उनको गोल्फ खेलने का बहुत शौक था, तो उस वक्त उर्दू का टीचर और गोल्फ का शौक रखे, मुशायरे का था। तो वो एक तरफ तो हम लोगों का बहुत रईसी हिसाब किताब था, तो उसी तरफ एजुकेशन का जो हम में था, तो इंसानियत हमारे अंदर बहुत थी, धैर्य बहुत था, और तहजीब तो निचुड़ के तो आने ही था। फिर इलाहाबाद की मिली जुली गंगा जमनी तहजीब ने और जलवा दिखाया। तो मुझे लगता है कि मुझे शहर की हवा मिट्टी ने अच्छी तरह पाला। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इलाहाबाद में आप किन किन लोगों में बैठती था, ये वो माहौल जो इलाहाबाद का मशहूर है वो मैंने नहीं जिया। लेकिन बाद में जो बचे हुए लोग थे उनसे मिल लिए थे और मिलते थे, बस ये है। और जेएनयू आना कैसे हुआ? जेएनयू इलाहाबाद से मैं गई इंग्लैंड, डॉक्टर शर्मा को थार रेगिस्तान पे एडिनबरा यूनिवर्सिटी में पीएचडी अच्छा, तब तक शादी हो चुकी थी? हाँ। अच्छा, तो पहला सवाल फिर मैं बदल देता हूँ। आप पहले मुझे यही बताएं कि कैसे डॉक्टर शर्मा से मिलना हुआ। ये तो मैं कभी नहीं बताऊंगी। आपने कभी बहुत लोग आपने कभी बताया नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसके बताने की। बता दें, फिर कभी बताएंगे। हर बार चूंकि यही होता है कि फिर कभी बताएंगे और फिर कभी नहीं। एक्चुअली यंग लोग बहुत जानना चाहते हैं पूरी स्टोरी, और कुछ लोग तो इंटरव्यू के बाद ये रेडियो स्टेशन पे शीशा लगा रहता है ना, तो मुट्ठी कस के पकड़ लेते हैं कि मतलब बोलिए आगे बोलिए। नहीं, अगर आप ठीक समझें तो अगर बताना चाहें तो कैसे मुलाकात? वो एक्चुअली मुलाकात क्या हुई, हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, और फिरदौस फातिमा जो हमारी उर्दू की प्रोफेसर थी, और उन्होंने भेजा था डॉक्टर शर्मा के पास कि देखो क्या कर सकते हैं। और मेरी वालिद की कुलीग थी, तो ये बीए की बात है, तो वहाँ मुलाकात हुई मेरी। और चूंकि मेरा ध्यान मेरे हालात ऐसे थे दिमागी कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने के बावजूद भी जिंदगी में रोमांटिक नहीं थी। बहुत ही सावधान की हालत में रहते थे हम लोग। एक तो माँ थी और चारों तरफ एक वो था कि हमको बहुत अच्छी तरह पाला और बढ़ाया जाए। तो किस मोहल्ले में जाना है, कहाँ नहीं जाना है, दोस्तों के यहाँ जाना है, तो घर की जो मामा हैं उनको लेके जाना है, ऐसे फिरना नहीं है जो क्लास था। तो और स्कूल में भी बड़ी इज्जत होती थी, तो उससे भी मुझे घुटन बहुत लगती थी कि भाई हर जगह मेरे साथ अड़ंगा मेरे वालिद का क्यों लग जाता है, जो बहुत लंबा मेरे साथ नहीं रहे, कुछ दिन उनसे नाराज भी रही। बहरहाल तो डॉक्टर शर्मा का वो था। अच्छा, जब डॉक्टर शर्मा के बारे में आपने घर में बताया या उन्होंने भी बताया होगा? अब इससे आगे नहीं बस इससे आगे मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ये बस ये जानना चाह रहा हूँ कि विरोध नहीं हुआ, मान गए थे? नहीं, फिक्रमंद हुए थे, बहुत ज्यादा फिक्रमंद कि एक तो ब्राह्मण आदमी, कहीं इन्होंने शादी पहले से ना कर रखी हो, और दूसरी बीवी बनना घर वालों को किसी तरह से कबूल नहीं था, क्योंकि एक घर उजड़ता, तो उसको लेके बहुत खासी परेशानी थी। लेकिन वो बाद में जब पता चला तो सबसे प्यारा दामाद यही हो गए थे। वापस इंग्लैंड की बात करते हैं, चूंकि हम इंग्लैंड की आप बात कर रही थी और बीच में डॉक्टर शर्मा का जिक्र आया, तो मैंने ये सारी बातें की। तो आप इलाहाबाद से इंग्लैंड गए? इंग्लैंड गई क्योंकि इनको स्कॉलरशिप जो मिला था उसमें वाइफ और बच्चे का वो था,
तो मानी बात है हम पहुंच गए कोर्टशिप की बात, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा वहाँ। मैं लौट के नहीं आना चाहती थी क्योंकि दोनों बच्चे वहाँ हुए और इतना कुछ देखने को था, इतना कुछ समझने को था, और दूसरे सब एज के लोग पीएचडी कर रहे थे। भाई पूरी दुनिया से आए थे पीएचडी करने वाले। तो वो जो लंच टाइम में हम लोग मिलते थे, लंच टाइम में मिलते थे, तो क्या बात करूं मैं बीए पास थी खाली, और फिर दावतें घर में बहुत होती थी, चीज़ों को देखने का बड़ा मौका मिलता था। तो और उर्दू और हिंदी पढ़ने की ललक वहाँ बहुत थी। तो मेरे साथ एक चादर मैली सी चली गई थी खाना खाने के बाद दोपहर में मैं उसको पढ़ती, कितनी मरदा मैंने पढ़ी कि ललक खत्म हो कि पढ़ना है, अपनी जबान पढ़ना है। क्या इंग्लैंड से, चूंकि आप कह रही हैं वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन आप वापस आई, वो पीरियड क्या इंग्लैंड में परेशान करने वाला था कि मुझे आगे पढ़ना है और अपने ही वतन में पढ़ना है, इसलिए वापसी यहाँ पर आके आपने एमए पर्शियन करना शुरू किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मैं इतना एंजॉय कर रही थी लाइफ को कि पढ़ाई का नहीं था। लेकिन डॉक्टर शर्मा जब पाकिस्तानी दोस्तों के बीच में हम लोग उर्दू लिटरेचर डिस्कस करते थे तो उनकी नज़रें थोड़ी बदली कि मेरी स्टूडेंट नहीं है और भी कुछ इनकी मालूमात है। तो कहते थे लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। तो मैं बहुत खामोश किस्म की लड़की थी, बहुत कम बोलना मुझे पसंद है, तो मैं कुछ जवाब नहीं देती थी। उसके बाद हम लोग लौटे जेएनयू। जब जेएनयू लौटे तो फिर मैंने कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, और ये गए हुए थे कनाडा समर स्कूल टीचिंग में। तो फॉर्म भरवा दिया मोनिस रजा साहब ने, और उसमें जब ये आए तो ले आए, बोले तुम्हें मैं नहीं करूँगी ज्योग्राफी में, इसलिए कि अगर मैं तुम अच्छा करोगी तो मेरे ऊपर इल्जाम आएगा कि मैं मदद कर रहा हूँ, और खराब करोगी तो मुझे बुरा लगेगा, तुम अपनी जमीन खुद बनाओ। तो बस फिर एक टीचर की नौकरी खतरे में थी जेएनयू में कि 3 स्टूडेंट ज़रूरी हैं, उनकी वजह से पर्शियन हमने पढ़ने शुरू किया। नौकरी उनकी बच गई और पर्शियन लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर इंग्लैंड में उससे ये ईरान जाने का मौका मिला, तो वहाँ जाके मुझे लगा ये सब क्या है, ये लोग तो अपने लोग हैं। मैं ईरान की बात पर ही आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ईरान जाने से पहले जो जेएनयू का वातावरण रहा, जेएनयू के उस माहौल ने क्या आपकी दृष्टि बदली किसी भी तरह से? दृष्टि तो नहीं बदली, लेकिन मेरे अंदर की जो चीजें थी उसको खिलने और फैलने का मौका मिला। मुझे मेरे शौहर ने जो जिंदगी दी वो एक्चुअली एक इंटेलेक्चुअल की जिंदगी थी, एक खुले दिमाग साथी की थी, बहुत कुछ उन्होंने दिया। और उनको ये भी एहसास था, उन्होंने मेरे घर में ढेरों नौकर देख रखे थे, और उनके कुलीग सीनियर प्रोफेसर, उनकी मैं बेटी थी, तो दोनों लिहाज से उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। और इस बात का भी हम लोगों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी कि हम किसी हिंदू को कुछ नहीं कहेंगे, मतलब मैं और वो कभी नहीं कहेंगे। इनडायरेक्टली एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो मजाक चलते हैं अक्सर। और उन्होंने हमारी वजह से वहाँ पे जो कहते हैं बीफ नहीं खाया, नहीं पोर्क नहीं खाया, मैंने उनकी वजह से बीफ नहीं खाया। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने कभी लिखने पढ़ने में भी वो नहीं बताया, और मेरे घर वाले भी तो बहुत अच्छे थे ना। मेरी मदन को बहुत अरमान था
कि उनकी बेटियां बहुत आगे बढ़ें। एक सवाल यहाँ पर, पता नहीं आप इसे किस तरह से लेंगी, मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ कि चूंकि बात अब ये वाली चल निकली है, चूंकि परिवारों की आप बात कह रही हैं, आप सैयद परिवार से थी, वो ब्राह्मण परिवार से थे, शादी हो रही थी, सो आपके भाई ने मस्जिद में चिराग क्यों जलवाया था डॉक्टर शर्मा से? वो होते तो बेहतर बताते, लेकिन एक बात बताएं मैं आपसे, वो लेके इसलिए गए, जो आपको पूछना भी नहीं चाहिए था, समझ लेना चाहिए था कि जब आपने धर्म स्थल पे कोई ले जाता है तो लगता है कि आपके लिए सब चीजें खुली हैं इस घर की। सारा झगड़ा तो यही है ना कि हिंदू यहाँ ना जाए, मुसलमान वहां ना जाए, तंग नजरी, ये वो। खास तौर से था कि चिराग कहाँ जला उसमें। अब किसी लेडी ने अभी रिसेंटली पूछा कि पता नहीं भैया क्यों ले गए थे वहां पे चिराग जलवाने, तो मैं समझ गई जो हालात आजकल मुल्क के हैं वो समझे होंगे कि उनको मुसलमान बनाने के लिए ले गए। मुसलमान क्या कोई बनता, ना उनको कोई दिलचस्पी ऐसी थी मजहब में, और मुझे तो कोई खास नहीं थी। वापस आ रहा हूँ ईरान की बात पर। आपका ईरान जाना हुआ और जब आप ईरान गई तो ईरान में हालात सही नहीं थे, ईरान क्रांति हो रही थी, शायद ये दूसरी बार की बात है जब आप दूसरी बार गई थी और इंटरप्रेटर बन के शायद आप वहां पर, नहीं कुछ इस तरीके का था, आपको बुलाया गया था? नहीं, पहली मरता तो हम लोग पहलवी जो साम्राज्य था, हाँ, उसकी 50वीं सालगिरह पे पूरी दुनिया के लोग लगातार आ रहे थे, पर्शियन के स्टूडेंट, और पढ़ रहे थे, 3 महीना रह रहे थे, तो उसमें 13 टीचर्स और स्टूडेंट के साथ में गई थी। तब मैं 2nd ईयर में थी MA, कि पर्शियन की प्रैक्टिस हो जाएगी, सबसे मिलना हो जाएगा, प्रोफेसर से हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और दोबारा जो मैं गई थी तब तक यहाँ पे एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा हंगामा हो गया था JNU में, तो जिनसे मैं कोचिंग लेती थी, ईरानी टीचर तो नहीं थे लेकिन मेरे लिए वो उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करो और याद रखो तुमको कौन परेशान कर रहा है, वो बड़े कमज़ोर लोग हैं, और जब तुम कहोगे वो परेशान कर रहा है तो लोग हंस पड़ेंगे, बेहतर है अपने को मजबूत बनाओ, और जो कोई कुछ कहे उल्टा सीधा तो जस्ट इग्नोर, लगे तुमने सुना ही नहीं। तो फिर दोबारा मैं शाहनामे पे काम करने गई थी, और वहां पे जिसे कहते हैं, तब मैं इनकलाब से टकराई थी। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ईरानी कल्चर जो है और ईरानी लोग जो हैं वो बहुत खुले दिमाग के हुआ करते थे। मुझे याद है कि एक सीनियर प्रोफेसर थे, उनके कमरे में जब हम गए तो सब मर्द सोफे पे बैठ गए, हम अकेली 2 औरतें थे, हम लोगों को कोई कुर्सी नहीं दी गई और कहा बैठ जाइए, यानी हत्थे पे। तो उन प्रोफेसर ने, मैंने कहा मैं हत्थे पे तो नहीं बैठूंगी, तो मैं खड़ी रही, तो जब वो प्रोफेसर आए तो उन्होंने इस पे इतराज किया। फिर थोड़ा सा लोगों की तवज्जो मेरी तरफ बहुत हो जाती थी, ईरानियों की, उसकी वजह मैं नहीं जानती। तो एक प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बड़े उससे कहा कि खानम ने हिंदू से शादी की है। मतलब मुझे थोड़ा सा खराब लगा। नहीं, उनकी नजरों में थोड़ा वो करने के लिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने यकीन कीजिए 15 मिनट तक उन साहब को शर्मिंदा किया कि जो शौहर और बीवी का रिश्ता होता है वो धर्म से नहीं चलता है। मतलब मुझे बहुत अच्छी पर्शियन तो नहीं आती थी उस वक्त, लेकिन लगा कि सबके चेहरे उतरने लगे। तो वो लोग तो बहुत वो थे। आज का जो ईरान है वो एक सियासी वो है। आज के ईरान पर बात करूंगा बिकॉज बहुत कम ऐसे मौके आते हैं मेरे इस पूरे
जितने इंटरव्यूज़ लिए हैं मैंने, जिसमें मैं किसी से, लेखक से, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों पर बात कर सकूं, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं। आज ये मौका मिला भी है। आयतुल्लाह खामेनी, रफ़त या फिर बेहिश्ती, इन सब के इंटरव्यूज़ आपने वहाँ जाकर किए। इनमें से खुमैनी का तो आपने किया ही था। इन लोगों तक पहुँचना, किसी महिला पत्रकार का या एक महिला का इंटरव्यू के लिए पहुँचना ही उस समय बहुत बड़ी बात थी, और वो भी जब ईरानी क्रांति चल रही हो, इनकलाब चल रहा हो। कैसे वहाँ तक पहुँचना हुआ और क्या डर भी था मन में? एक बात बताऊं आपको, मौत को मैं बहुत रोमांटिसिज्म की तरह देखती हूँ। मतलब मौत मुझ तक आए और उसके बाद क्या सीन हो, मैं काफी मजा लेती थी इसमें। तो मौत से मुझे कभी नहीं डर लगा। तो ऐसा लगता था मर गई तो क्या मर गई, क्योंकि वो हकीकत से बहुत दूर थी ना। मानी बात है, कोई यंग एज में 28 साल की उम्र में तो मर नहीं जाएगा जब तक कुछ बहुत ट्रेजेडी ना हो। एक चीज ये थी, और एक चीज ये थी कि मैंने कुछ ईरानी शायरी का तर्जुमा किया था 3 लैंग्वेज में, 4 लैंग्वेज में। वो किताब विकास प्रकाशन, जो बहुत बड़ा प्रकाशन हुआ करता था, उसने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और फारसी में छापी। उसमें मेरी भी कविताएं थी। ये आप इकोज ऑफ इरानियन रेवोल्यूशन की बात कर रही। तो वो किस तरह से मेरे पास कविताएं पहुंची, वो छुपा छुपा के इधर इधर से लोग दे देते थे, और शाह का जाना एक तरह से लग रहा था ही चले जाएंगे। वो इतनी खूबसूरत छपी थी कि उसको इनाम मिला था प्रोडक्शन का। उसको मैं अपने इंटरव्यू की पीएचडी में ले गई कि मेरे टीचर्स बहुत खुश होंगे। मुझे नहीं पता था कि वहाँ वावेला मचेगा मेरे उससे। और यकीन कीजिए कि मुझे ये नहीं पता था, मैं जो देख रही थी लिख रही थी, क्योंकि घर में सब लिखते पढ़ते थे। तो भाई जो नजर आ रहा था वही तो हम लिख रहे हैं। ना मेरे दिमाग में ईरान था, ना मतलब पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स थी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि दिमाग में रहता था, क्योंकि कांग्रेस का ये जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत ही दोस्ताना और बहुत ही स्ट्रांग थी उस जमाने में। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये भी नहीं लगा कि किसी बाहर की कंट्री पे हम काम कर रहे हैं। ये सब लोग हमारे अपने हैं। ये तो बात हुई, लेकिन मेरा सवाल एक था कि खुमैनी से मिलना कैसे हुआ था, वो इंटरव्यू लाइनअप कैसे हुआ था? कि उस समय तो शायद इंटरव्यू लाइनअप। सिर्फ आप उसके बारे में पूछ रहे। देखिए, ऐसा था कि जब वो तीसरी बार मैं गई थी तो मैं खालिस इसी नियत से गई थी, क्योंकि वहां से आके मैंने रिपोर्टाज और ये सारे हंगामे जो हुए थे दूसरे वाले जो मैंने आपको बताया, तो उसमें काफी मेरी एक तरह से मतलब 9 महीने तक जेएनयू में हंगामा होता रहा। एसएफआई 2 हिस्सों में बट गई और बड़ा पोस्टरबाजी, ये वो बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। तो एक तरह से दीवानगी तारी हो गई थी, ये दिखाने के लिए कि मैं और ईरान। इतनी मरतब प्रोफेसर ताना देते थे कि आपने हमें जलील किया, हमने आपको ईरान भेजा था, आपने उसी पहलवी के खिलाफ लिखा। तो लगा कि जो सच देखा था मैंने लिखा। लेकिन पहले तो आप उस इनकलाब के समर्थन में थी, आलोचक बाद में बनी। नहीं, मैं समर्थन में नहीं थी। थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, मैं शाह के दौर में जब गई थी बहुत ज्यादा खूबसूरती थी, हर चीज प्योर थी, अब मैं कह सकती हूँ, और बहुत ही बढ़िया मामला था। लेकिन वहां कुछ इंटेलेक्चुअल्स ऐसे मिली जो गुरिल्ला थे और जो साम्यवादी थे। वो हिंदुस्तान के आजाद प्रेस की वजह से मुझसे नजदीक आ रहे थे, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा उसके हिस्सा थे ना। तो बड़े बड़े सेमिनार में, शहरों में घुमाना, भाई शाही हम लोग मेजबान थे। जब दोबारा हम गए हैं, तब जब हमने देखा
कि हंगामा हो रहा है और 80,000 लोग सड़क पे बैठे हैं और मशीन गन लिए एक आदमी खड़ा है और वहीं मैं खड़ी हूँ दुकान से निकल के। तो लगा कि ये क्या चीज़ है। तो फिर पता चला कि यहाँ पे ज़बान की और इस सब की सेंसरशिप का ये है। तो मैं ना तो पहलवी के खिलाफ हुई ना वहाँ के सिस्टम। मुझे लगा कि मेरी जो आज़ादी है हिंदुस्तान की वो इन लोगों को नहीं मिली। मुझे इसका कोई भी तजर्बा नहीं था कि कैसे चीज़ें वापस कर दी जाती, कैसे एक लफ्ज़ के ऊपर कत्ल कर दिया जाता है। तो मैं उन लोगों के साथ खड़ी हुई और मानी बात है जब खड़ी हुई तो उसके रिपरकशंस भी हुए। हाँ, उसका वो भी मिला क्योंकि नौकरी गई हमारी और बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ फैमिली को बहुत कुछ सुनना पड़ा इस सिलसिले से कि वो एक शिया लीडर थे। तो उसके अगेंस्ट आप अगर जब सिस्टम में करते हैं कि जो लोग जहाज पे शाह को छोड़ के आते हैं आप उसको हैंग करवा देते हैं, तो वो तो अपनी ड्यूटी करके आए थे, आप ही लोगों ने तो भेजा था, उनको हैंग करने की ज़रूरत क्या थी। बिना मुकदमे के जब हैंग शुरू हुआ, हैंगिंग, तो वहाँ से मुझे लगा ये क्या है। तो फ़र्क क्या था साबिक पुलिस में और इसमें। और मैं तारीफ़ करूँगी अपने प्रेस की, उसने खूब छापा। मेरी शिकायत भी गई वहाँ पे, जिसे कहते हैं डेस्क पे, ईरान डेस्क पे, कि आप रोकिए उनको। तो बहुत अच्छा जवाब उन लोगों ने दिया कि हमारा प्रेस आज़ाद है, मैं नासा शर्मा को रोक नहीं सकता। ये बात मुझ तक कैसे पहुंची? वहाँ पे इंडिया नहीं, दिल्ली टुडे था या कोई मैगजीन थी अंग्रेजी, उसके एडिटर वहाँ बैठे थे। न्यू दिल्ली। तो ये बात हम तक पहुंची। अब रहा सवाल कि मैं सबसे इंटरव्यू तो ले ही रही थी, कुछ जानने वाले थे वो पहुंचा रहे थे कि वो मौलवी हमारे जानने वाले हैं, चलिए। बेहिश्ती साहब जो थे बहुत ही पावरफुल हो सकते, ठीक है। अब खुमैनी साहब खाली बचे थे और बहुत तरीके से खुमैनी साहब को ख़त्म लिख रहे थे। पहुंच रहा था या नहीं। एक दिन पार्लियामेंट में गई और वहाँ पे रफसंजानी साहब जो थे, जो उस वक्त बाद में राष्ट्रपति 2 मरतबा चुने गए, तो वो कह रहे थे मेरा प्रेस आज़ाद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पास में एक साहब बैठे थे, हमने कहा कागज़ कलम है, उन लोग ले लेते हैं। तो कलम तो मैं ले आई थी, बैग उन लोगों ने रख लिया था। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आप सिगरेट पीते हैं तो उसका वो दे दीजिए, अंदर का कागज। उस पे मैंने खत लिखा कि अगर प्रेस आज़ाद है तो मुझे खुमैनी का इंटरव्यू भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। और उसको भेज दिया मैंने। रफसंजानी ने नीचे से ऊपर देखा तो मैंने हाथ थोड़ा सा दिखा दिया, तो उन्होंने हेल्प की मेरी, ज़रूर की होगी, सामने से मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन प्रेस जो वो था ईरान का, जहाँ से हम लोग को कार्ड वगैरह मिलता था, वहाँ पे मेरी पेशी हो गई। और मंत्रालय में भी खूब डांट वांट पड़ी। और उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत आई है कि आप खतबाजी करती हैं। और दूसरी जगह शिकायत गई कि खौनम जो है वो गिरह को नाखून से नहीं दांतों से खोलती हैं। लेकिन खुमैनी साहब से मुलाकात हो गई। खुमैनी साहब जिस तरह से आते थे वैसे तो खुमैनी साहब थे नहीं, बहुत सीधे साधे, बहुत मोहब्बती। और वहाँ सारे सवालों के जवाब दिए या फिर प्री प्लान, या फिर उनके पास था कि ये सवाल ही नहीं, कुछ सवाल के जवाब उन्होंने दिए। लेकिन जो लेडी हमारे साथ पासदार थी, एक्चुअली उनको जासूसी के लिए लगा दिया गया था कि ये हेल्प कर रही हैं। ऐसे ही दोस्त बन गई और चालू हो गई, हर जगह जाने लगी। अच्छा, वहाँ पे खतरा तो था कि आप अपने को बचा के रखिए, लेकिन आप भिड़ नहीं सकते थे। आप भिड़ना चाहती थी? नहीं, उस तरह से नहीं भिड़ना चाहती थी, माफ कीजिए। मैं एक डिग्निफाइड फैमिली से थी। एक
कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी एज अ पत्रकार। मैं पत्रकार की तरह भिड़ना चाहती थी, सवालों के जरिए, तमीज के साथ। मैंने उसी की तरफ हाँ, इशारा किया। मैं इस तरह से नहीं कि जैसे ओरियाना ने चादर फेंक दी, वो ओरियाना के साथ जाता है, मेरे साथ नहीं जाता था। तो अच्छा, जब खुमैनी साहब ने मौलवियों और पत्रकारों की बैठक को शैतान की बैठक कह दिया था, इराक में कहा था। इराक में कहा था। आप वाहिद अकेली स्त्री थी मेरे ख्याल से जी वहां हाँ, पर। बुलाई गई थी। पहला रिएक्शन क्या था कि क्या कह रहे हैं? मतलब जैसे मैं होता तो मैं तो शायद बिफर पड़ता कि शैतानों की बैठक थोड़ी ना हो रही है। इससे पहले मैं एक और बात बता दूं आपको। खुमैनी साहब, जब मैंने उनको देखा तो खैर मैं, आप सोच सकती हैं, एक तारीखी मुलाकात थी। पूरा बदन एक अजीब तरह से खून का दौरान बढ़ गया था, हालत खराब थी एकदम कि मैं कहाँ से शुरू करूं। और झटका ये लगा था, बहुत सादे इंसान जैसे गांव में हमारे बुजुर्ग, उन्होंने इत्तेफाक से कहा कि ये खौनम फारसी जानती हैं? मेरे मुंह से निकल गया कम कम। फिर उन्होंने कहा ये शिया हैं? मेरे मुंह से निकला नहीं, शिया नहीं, सैयद भी हूं। बस फिर तो दोस्ती होनी थी। लेकिन आईना जो उनके सामने लगा था, उसमें मैंने चेहरा अपना देखा। यकीन कीजिए, चेहरा सिर्फ खून के रंगत का था मेरे। इतना ज्यादा मेरी हालत वैसी हो रही थी। खैर उन्होंने एक सवाल मुझको नहीं पूछने दिया, जो बहुत तेजी से मार काट हो रही थी। उसमें उन्होंने कहा तुम ये सवाल नहीं पूछोगी क्योंकि पीस मेकर लगा हुआ, कुछ हो गया तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब उनका हाथ चूमने को कहा गया तो मैं झिझकी। 2 मरतबा मुझे हमारे यहाँ चूमा जाता है जो मौलवी हैं। खुमैनी साहब समझ गए तो उन्होंने अपना रुमाल यहाँ रखा, फिर आगे बढ़ाया। तो अब जब आए तो मेरे कम्युनिस्ट दोस्त ने कहा सबसे पहले आप ही को हैंग करेंगे, आप खुमैनी साहब के हाथ चूम के आ रही हैं। इन सब के बाद आप उनसे प्रभावित हुई? मुझे एक चीज तो महसूस हो गई कि जो कुछ हो रहा है, खुमैनी साहब एक वो है, सामने रख दिए गए हैं, मोहरा। हो खेल कुछ और, क्योंकि जितने लोग उनके साथ हवाई जहाज पे बैठ के आए थे ना, सब गायब हो गए, सब गायब हो गए या मार डाले गए। आपने ईरान को इतना बदलते हुए देखा उस समय ईरान में। मैं इसके बाद आपके लेखन की तरफ बढ़ूंगा। ईरान को बदलते हुए देखा, जब वहाँ क्रांति हुई थी आपने वो भी देखी। इराक भी आप गई, फिर अफगानिस्तान की तरफ आपने रुख किया, पाकिस्तान पर आपने लिखा ही। इधर की अगर राजनीति की बात करें, ईरान में फिर से एक उबलता हुआ दौर ईरान में हमने पिछले दिनों देखा जब वहाँ हिजाब क्रांति हुई। इस पर आप क्या सोचती हैं? पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं। इराक में जो शैतान की बैठक, हमें इसलिए नहीं कुछ खौला क्योंकि खुमैनी साहब इसी तरह के तो जुमले बोलते रहते थे ना ईस्ट ना वेस्ट। हिंदुस्तान को छोड़ के उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ये सब सिलसिला रहता था। और दूसरी ये था कि शैतान की बैठक से उनका मुराद क्या था, लेकिन अगर हंस सकते हैं आप, बहुत हंस सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं तो इस पर गुस्सा कर सकते हैं। और दूसरा सवाल, अब मैं इसके ऊपर आती हूँ। 50 मौलवी थे, 500 मौलवी थे, उनको उन्होंने कहा था कि शैतान की बैठक है ये। और इतनी शेलिंग हुई थी कि हम लोगों को बसरा रिपोर्ट के लिए जाना पड़ा। शहर आसपास का भूसा कर दिया था उन लोगों ने। हम लोग देख रहे थे उसमें, होटल से हम लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया था। तो ये रहा। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। जी, ईरान को बदलते हुए मैंने कहा आपने देखा ही। जी, एक बात मैं बताऊं, देखिए हर मोड़ जो होता है ना, एक अलग तरह सोचने पे मजबूर करता है।
अब बहुत चीजें दूसरी तरीके से क्लियर हो रही हैं जो उस वक्त इतनी क्लियर नहीं थी। जब मौलवियों ने तंबाकू का इनकलाब किया था तो उसमें मौलवियों ने शुरू किया था बाहर की जो वो, और इनकी तंबाकू बेस्ट तंबाकू थी, तो बाहर की तंबाकू आती थी और इनकी तंबाकू को पीछे किया गया। ठीक है, जैसे पेट्रोल में हुआ जी। कि जैसे ही उसको उन्होंने जिसे कहते हैं नेशनलाइज किया, वो तख्ता पलट गया एक उसमें और शाह दोबारा आ गए जी। इस वक्त मुश्किल ये है मौलवियों के साथ, एक तो मौलवी अपनी सोच से, हर मौलवी बाहर नहीं आ सकता है। ईरान में भी 2 मौलवी थे और हमारे यहाँ भी 2 तरह के लोग थे, नर्म और गर्म। एक होता है खुले तरीके से इस्लाम को देखना और एक होता है उससे बैकवर्ड चीजें निकालना। तो ये वहां पे भी था और उन दोनों में लड़ाई भी होती थी शिद्दत के साथ। तो उसमें देखना ये था कि अब किया क्या जाए। आपने जो इतनी बड़ी लड़ाई ले ली है अमेरिका से, तो शुरू में लोग कहते थे, खुमैनी साहब कहते थे कि हमने अमेरिका का जो नाक थी वो जमीन पे घिस दी। तो ईरानी कहते थे अच्छा क्या बोल रहे हैं ये, एक मरतबा बम्बारमेंट हुआ किस्सा खत्म हो जाएगा। जैसे इजरायली लोग कहते हैं कि ईरान क्या है, कुछ भी बोले 1 मिनट लगेगा उनको तबाह करने में, लेकिन क्या बात है कि तबाह नहीं होता है। और क्या बात है कि जब कोई आफत ईरान पे आती है तो हिंदुस्तान की तरह वहां सब लोग एक हो जाते हैं, इराक की तरह नहीं कि शिया अलग हो गए, कुर्दी अलग हो गए और सुन्नियों को छोड़ दिया अकेले, मतलब सद्दाम को। तो जो इस वक्त हुआ है वो बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि जिन जगहों पे बहुत ही रिजिड और जाहिल लोग आ गए हैं और पावर का इस्तेमाल करने लगे, उन्होंने हद कर दी है। आप समर्थन करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं करते। क्यों समर्थन करेंगे? इसलिए कि चेहरा हमारी पहचान होता। हम तो यहाँ भी समर्थन नहीं करते, क्यों समर्थन करेंगे? समर्थन बच्चों का, जिन्होंने ये क्रांति शुरू की कि हिजाब नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि एकदम एकदम, क्योंकि तंज आपके ऊपर भी एक मर्तबा कसे गए कि ये क्या खुली कमर के साथ आ रही हैं, ये क्या सवाल पूछे? इराक में था, मैं गई थी तो खुमैनी साहब ने बच्चों को वापस लेने से इनकार कर दिया था। और ये नेशनल क्या इंटरनेशनल खबर थी। हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ फ्रेंच भी थे, टीवी पत्रकार। हम लोगों ने मिलके एक हमारा इंटरव्यू था, उस पर उन्होंने फिल्म बना ली, क्योंकि पर्शियन में जानती थी। तो पोल खुल गया कि ये तो ईरानी है, और उन्होंने मेरे ऊपर कहा कि आप बाल खोले हैं, कमर दिख रही है, तो आप तो अमेरिकन मुसलमान हैं। उस वक्त जरूर मुझे ताव आया था, इतना शैतान की उस पर नहीं आया था जितना इसमें गुस्सा आया कि इनकी उम्र देख लो और मुझे क्या बोल लेंगे। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, मैं पत्रकार थी, मुझे खबर निकालनी थी, चीजें निकालनी थी, जलवा नहीं दिखाना था गुस्से का, क्योंकि मैं उस पत्रकारिता पे वो नहीं करती। आप जिस काम से आए उस आपे में रहिए, फ्रेम में रहिए। तो वो हुआ, और बाद में जब मैं गई दोबारा तो बच्चे बदल चुके थे। लेखन की तरफ आता हूँ जी। ईरान, इराक, ईरान आपका जाना जब हुआ, इस पूरे वाकयात ने, ईरान वाले ने आपके ऊपर इतना प्रभाव डाला कि आपका पहली किताब जो किस्सा जाम का है, अगर अभी मैं उसको छोड़ दूं तो पहले उपन्यास का नाम 7 नदियां एक समंदर ईरान के पृष्ठभूमि पर था, पूरा का पूरा। अगर आप देखें उसको, अगर आप किस्सा जाम का भी देख लें तो उसमें जो लोग खुरासान, वो भी ईरान से आती हैं। अगर आप अपनी पहली कहानी को देख लें उसमें भी जिक्र आपको मिल जाता है। अगर
ईरान नहीं गई होती तो भी क्या आपका लेखन ऐसे ही होता है जैसा आज है? क्यों नहीं है? मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस है अपने हिंदुस्तान पे लिखी चीजों का। क्योंकि पहले आप जिंदा मुहावरे को कहाँ रखेंगे? मैं इसीलिए पहले उपन्यास की मैंने बात की, पहली कहानी की मैंने बात की, पहली वो लोक कथाओं की मैंने बात की जो ईरान से ही शुरू होती है। हिंदुस्तान की कहानी जो आई वो कहीं ना कहीं बाद में आई, शुरुआत ईरान से नहीं, मेरे ख्याल से एक कहानी आ चुकी थी, बुतखाना आ चुकी थी, बुतखाना 76 में। हाँ, वो आ चुकी थी। हाँ, और बच्चों के लिए तो मैं लिखती ही थी जी। हाँ, और रिपोर्टाज मैंने तभी से लिखना शुरू कर दिया था। 76 में तकाजा भी छपी थी। हाँ, ये था। तो मुझे लगता है कि अगर ये ना होता, बस आप बात बताओ, तो मैं इतनी जल्दी पहचान में ना आती। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, और इतनी रेस्पेक्ट ना पाती और इतनी दुश्मनी ना पाती। दुश्मनी कैसे? बहुत दुश्मनी निकाली लोगों ने, बहुत दुश्मनी निकाली। प्रोफेशनल जेलेसी जो होती है ना, वो बहुत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो उसमें ये रहा कि जो इंडियन चीजें हैं हमारी जमीन की, उसमें ना तो कोई पत्थर गली को भूल पाता है। अगर शामी कागज उसे बहुत पसंद आता है तो पत्थर गली भी है। और अशोक तिवारी जो हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा हमारे ऊपर काम किया है, तो उनका कहना है कि मैं ईरान में हिंदुस्तान को देखता हूँ, वो कैरेक्टर्स यहाँ भी हैं, मेरे लिए कोई अलग सा चीजें नहीं दिखती हैं। तो ठीक है। क्या क्या बाहर के किरदार उठाने का नफा नुकसान भी हुआ? नहीं, मुझे बहुत प्यार मिला, मैं आपको बता दूं। नागर जी ने अपने उसमें लिखा था कि इतने शानदार किरदार है कि उस पर बातचीत नहीं हुई है। 7 नदियां एक समुंदर पे, और 7 नदियां एक समुंदर से ही मेरी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा दिलों में हुई है। उसका नाम पहले कुछ और जी, मैंने बहिश्ते ज़हरा किया था और श्रीपत जी उसको छाप रहे थे। बाद में उन्होंने प्रेस बंद करने की सोच ली और कहा कि तुम, अब पता नहीं कैसे उन्होंने महीप सिंह का नाम लिया कि अभिव्यंजना में दे दो। उनको किसी ने सजेस्ट किया होगा। अभिव्यंजना में गए तो उन्होंने कहा कि मैं ये नाम इस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत छोटा पब्लिशर हूँ। बहुत लोगों ने मना किया और मैंने उसको बदल दिया। फिर उसके बाद श्रीपत जी ने मुझसे माफी मांगी कि नासरा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वो इसी के काबिल थी। मोहम्मद हसन साहब ने कहा ये क्या आपने नाम कर दिया है, तो इतने दिनों बाद फिर नाम उसका बदला हमने, क्योंकि बहुत बेचैनी रहती। लेकिन अब भी सुकून नहीं मिलता क्योंकि सब लोग 7 नदियां एक समुंदर कहते हैं उसको। और मुझे मना किया था ये जो हैं, देखिए बहुत अच्छे शायर हैं इस वक्त, नाम में एकदम हिंदी में थे, जेएनयू में क्या हो गया, उन्होंने कहा था कि नासा एक मरतबा जब साहित्य में कोई इतिहास में कोई चीज साहित्य की आ जाती है तो फिर उसको हटाना ठीक नहीं रहता। तो बाद में लगा मैं इंतजार, वक्त आपको बहुत चलता है। लेकिन लोग आज भी उससे 7 नदियां एक समुंदर। जी हाँ, इसीलिए तो अफसोस है, हमेशा वही याद किया जाता है। हाँ। और केदारनाथ सिंह जी ने कहा था। हाँ, और वो जो किरदार वाली बात थी मैंने इसलिए कही क्योंकि आपने कहीं एक जगह ये दर्ज किया है कि बाहर के किरदार उठाने का मुझे नुकसान हुआ क्योंकि आलोचक कई मर्तबा ये कहते हुए देखे गए कि ये तो बाहर के किरदार हैं, हमारे समझ में आते नहीं हैं। उन्होंने ये कहा था कि उस दुनिया को मैं नहीं जानता जो नासरा ने दुनिया हमको दी है, तो हम उसके एक्सपर्ट बन के कुछ लिख नहीं पाते हैं। कुछ इस अंदाज का एक्सप्रेशन था, फिर वो मेरी लैंग्वेज में किसी और तरह से निकला होगा। तो लेकिन मेरे ऊपर तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा इसी नॉवेल पे, डॉक्टर नाल ने मुझसे इंटरव्यू लिया और शुक्ला जी ने इसके ऊपर कहा, लिखा, श्रीलाल शुक्ल जी। जी। अच्छा, भारतीय परिवेश पर लिखा गया आपका पहला उपन्यास आता है शाल्मली, है ना? और शाल्मली पर ही एक फिल्म
कि आप स्क्रिप्टिंग भी करती हैं सेमल के पेड़ के नाम से, अगर मैं गलत नहीं। वो नॉवेल से बहुत पहले वो पहले की चीज है। क्या इन दोनों को कनेक्ट करके देखा जाए कि सेमल का जो पेड़ था उसने शालमली को जन्म दिया? मुझे लगता है मैं कहीं जाके ठहरी थी और शालमली खिला हुआ था, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा और वो मैंने लिख दिया। बाद में शालमली के पेड़ के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला, वो कई साल बाद। तो फिर ये नॉवेल और औरत का उसमें वो आ गया। कुछ चीजें राइटर अनजाने में कर देता है। जैसे मैंने तो पढ़ते हुए से कनेक्ट किया कि हो सकता है वो जो सेमल का रहा हो और बाद में शालमली में हो सकता है वही चीज तब्दील हुई हो, वो जहन में रह गया हो कि कभी इस पर लिखेंगे। इसलिए मैंने ये जानना चाहा कि शालमली की पैदाइश कैसे हुई। आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शालमली को जिस अंदाज में लोगों ने स्वीकारा, लोग बात करते हैं, ठीकरे की मंगनी की बात करते हैं, लोग शालमली की खूब बात करते हैं, आज भी चर्चा खूब होती है। आपको लगता है शालमली को जिस तरीके से स्वीकार किया गया, आपके उसी दौर के और उपन्यासों को या और कहानियों को उस तरीके से तवज्जो नहीं मिली? तवज्जो मिली, लेकिन उसके सब्जेक्ट ऐसे थे जो बहुत दूर तक लोगों की पसंद नहीं बन सकते थे। क्योंकि अगर आप मैन वुमेन रिलेशनशिप पे लिखिए, वो बहुत अपील करते हैं लोगों को। ये मैंने देखा है, चाहे उसमें कला कम हो, चाहे उसमें सच्चाई कम हो, लेकिन एक जुल्म की दास्तान आप बयान कीजिए तो आदमी का दिल पिघल जाता है, तो फिर उससे बहुत पढ़ा जाता है। ये एक तो वजह ये। लेकिन आप ही की बात को थोड़ा सा मैं वो करूंगी जी। तो फिर 7 नदियां एक समुंदर भी वैसे ही है, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, जो पढ़ता है वो भी वही आ जाता है। चूंकि मैन वुमेन रिलेशनशिप की आपने यहाँ बात की है, तो मैं यहीं पर एक चीज उठाना चाहूंगा कि आपको लगता है कि स्त्री लेखन, जनाना लेखन, ये सब कह देना किसी के लेखन को, और आपके लिए तो कहा जाता है कि आपने स्त्रियों को स्वर दिया है, प्रतिरोध का स्वर भी आपके यहाँ दिखलाई पड़ता है, और आप इस बात से कई बार इनकार कर चुकी हैं कि मुझे इस खांचे में मत रखिए, मैं केवल लेखिका कहलाना, लेखक कहलाना पसंद करूंगी, लेखिका भी नहीं, लेखक कहलाना पसंद करूंगी। आपको लगता है ये जो बांधना होता है किसी यौनरा में या स्त्री लेखन, जनाना लेखन, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनालिटी पर या आपके लेखन पर? तो देखिए, जैसा माहौल होता है ना, राइटर उस वक्त वही रिएक्ट करता है। बहुत मैंने एडिटर से, सब एडिटर से और दूसरे लोगों से बहुत लेडीज का मजाक उड़ते देखा है। क्या लिखेंगी भाई, क्या है, इन लोगों का तो कुछ समझ में नहीं आता है। या सेमिनार होते थे तो ये होता था, देखो भाई आएंगी ये लोग, बहुत हल्के वे में लेते थे। तो उसकी तो कोई बात नहीं थी कि ठीक है, हो सकता है हम ही लोग अपने को कैरी ठीक ना करते हो, या हम लोग कहीं पे हमारे में कमी होगी। क्योंकि मानी बात है, जब औरतों ने लिखना शुरू किया तो वो अपने को आज की तरह साबित नहीं कर पाई थी। लेकिन मैं ब्रैकेट में एक बात और भी कहूँगी कि कितनी ज़्यादा आज का लेखन ज़्यादा होने के बावजूद भी कितना मापदंड पे खरा उतरता है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिस वक्त भीमकाय किस्म का कलम चल रहा था मर्दों का, औरतें बन रही थी, लेकिन उस वक्त भी औरतों को छोड़ा नहीं गया था। उसमें कृष्णा सूक्ति भी थी, उसमें मनुदी भी थी, उसमें उषा प्रेमवत भी थी। तो इन लोगों के साथ भी जाति होनी चाहिए थी, क्या वजह है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और इसमें जोड़ दूंगी कि कल को 1 सदी बाद अगर घरेलू मसाइल को कोई समझना चाहेगा कि हमारी सोसाइटी कैसे थी 2003 में, या समझिए 1903 में, तो वो औरतों के लिटरेचर की तरफ जाएगा।
एक मरतबा वाजदा तबस्सुम ने बात की थी कि लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम देते हैं कि मैं एक ही तरह की कहानियां लिखती हूँ। मैंने खुला आसमान ही नहीं देखा तो मैं कैसे वो करूँ। आप औरतों को इजाज़त नहीं देते हैं अपनी तरह लिखने, उठने, बैठने, खर्च करने की, फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो बहुत नए नए सब्जेक्ट लें। अब फिर एक दूसरी बात इसी में नत्थी कर देती हूँ। मैं इशू के ऊपर लिखने के चक्कर में ज़मीनी सच्चाई से दूर और सिर्फ खबरी दुनिया से आजकल लिखा जा रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जितनी सनसनाहट आपकी खबरों में है उसी तरह के लेखन में है, हम ला सकते हैं। नाज़िरा जी, जो आप बात कह रही हैं, अगर मैं उसी बात को ले लूं तो जैसे आपने कहा कि अगर स्त्रियों की कहानियां आपको जाननी होगी कि कैसे थी 1903 में, 1930 में या 2000 में, तो आपको इन कहानियों की तरफ जाना पड़ेगा। तब तो फिर कैटेगराइजेशन ठीक है ना। अगर कोई कहे कि आप स्त्री विमर्श की पैरोकार हैं या स्त्रियों की कहानियां लिखती हैं, उनको स्वर देती हैं, फिर इससे परहेज क्यों है? परहेज इसलिए, देखो दूसरी वजह मैं तुमको बताऊं। मेरा जो मुलाकात हुई थी ना जिंदगी से, बहुत संजीदा मसलों से शुरू हुई थी। मेरे यहाँ जिंदगी रोमांस नहीं थी, जिंदगी बहुत बड़े बड़े सवालों से टकरा रही थी। फसाद क्यों, ये पाकिस्तान के लोग चले जाते हैं, आते हैं तो पकड़े क्यों जाते हैं, इस सब से गुजर रही थी। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि जिस वक्त मेरी शालमली और ठीकरे की मंगनी आ चुकी थी, उसमें तो मैंने दोनों किरदार के जरिए एक नई औरत, जागरूक औरत को सामने रखा था जो 1947 के बाद वजूद में आती है, बिना किसी सहारे, बिना किसी योजना के। उसके बाद जो है आप ये देखिए कि बात का दौर जो है वो औरत के समर्थन में बहुत ज्यादा जाता है, वो एक अलग बात है। अब शुरू होता है कि देह की आजादी। अब देह की आजादी में तो फिर जो कहानियां आई हैं स्त्री विमर्श के नाम पे, उससे मैंने परहेज किया कि मेरा वो स्त्री विमर्श नहीं है। देह तो आजाद होनी चाहिए। नहीं, देह आजाद होनी चाहिए, सिर्फ सेक्स के मामले में नहीं, बल्कि अगर ये मेरी देह है तो फिर इसको खुली हवा भी चाहिए, इसको मौसम एंजॉय करने का मौका भी दीजिए, इसको वो भी तजर्बा दीजिए कि कहीं अकेले जाके सफर करके लौटे। इस तरह से नहीं है कि आप सिर्फ सेक्स की आजादी हो, और सेक्स की आजादी के बाद एंड क्या होता है। देखिए, इमोशन है हमारे अंदर, उन इमोशन से खिलवाड़ करना बार बार वो ठीक नहीं रहता। और उस वक्त का दौर ऐसा था कि वो एक धक्के की तरह आया था। मुझे लगा था कि मैं उन लोगों में अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती, और मेरी पहचान बन चुकी थी। मेरी पहचान बन चुकी थी क्योंकि वामा में एक सीरीज आ रही थी मेरे इंटरव्यूज की, इराक की चीजों की, और उस वक्त तो किसी के ऐसे लेख भी नहीं छपते थे औरतों को लेके जो मेरे छप रहे थे। तो इस वजह से सिलसिला है। और दूसरी ये है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि 1903 में लोग जाएंगे रिसर्च करने, तो मेरी सोच कोई सच थोड़ी ना साबित होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे लिटरेचर का मसला है, स्त्री विमर्श पे हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर कमजोर वर्ग, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन जब वो लिटरेचर में आता है ना, तो कला से दूर चला जाता है, नारे में बदल जाता है, एंड एकदम से अजीब व गरीब हो जाता है। तो आप जो हैं जुलूस थोड़ी ना निकाल रहे हैं, आप कला को ऐसे कर रहे हैं कि जो हीरोइन या हीरो अंतर यात्रा कर रहा है और अपनी चीजों को बहुत तकलीफ से सोच रहा है, तड़प रहा है, वो तड़प पाठक के दिल में समा जाए और वो उस चीज के खिलाफ खड़ा हो।
इस मामले को मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि हम, आपने जैसे खुद कहा कि स्त्री विमर्श पर बात हम नहीं कर रहे हैं, नहीं आपके कर लेखन रहे पे कर रहे हैं, ठीक है। आपके यहाँ मर्दों के किरदार बड़े खूबसूरत होते हैं, कुछ कुछ मर्दों के किरदार, क्यों ऐसा है? मतलब अगर मैं कहूँ तो जीरो रोड का सिद्धार्थ ले लें, या शालमली का नरेश ले लें, या फिर आपकी एक दूसरा ताजमहल है ना, उसमें एक वास्तविक है, आप उसको ले लें। ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। वो जो दूसरा ताजमहल में है, वो तो शराब पीकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। क्यों ऐसा है कि उन पुरुष किरदारों पर इतनी बात नहीं होती है? इससे पहले भी हमारी कहानियों के किरदार मर्दों के बहुत जबरदस्त रहे हैं। उनमें अगर बाप जालिम है तो लड़का बहुत बेबस है, जैसे बंद दरवाजा है, पत्थर गली की कहानी। मेरा अपना देखिए तजर्बा तो होता ही है। एक तजर्बा अगर तल्ख हुआ, उस तलखी को आपने लिटरेचर में दे दिया, एक मरतबा दे दीजिए काफी है, बार बार तो आप नहीं दे सकते ना। और एक दौर ऐसा आया कि मुझे लगा कि कहीं लिटरेचर से मर्द गायब ही ना हो जाए, सिर्फ शराबी, कबाबी, जालिम और जिसे कहते हैं अजीब गरीब मर्द हो जाए। तो उस रेजर कर्टन की तरह मैंने इस चीज को किया कि मैं अब जो नॉवेल लिखूंगी उसमें मर्द ही हीरो रहेंगे। लेकिन इससे बहुत पहले कश्मीर से एक लड़की आई थी मेरे ऊपर पीएचडी करने। मैंने कहा तुम्हें इजाजत तो दूंगी मैं, लेकिन तुम मेरे किरदार, मर्दों के किरदार पे बात करो। आप ही की एक किताब है शामी कागज, इसमें आप लिखती हैं कि ये कहानियां यथार्थ की धरती पर बोई एक ऐसी खेती है जिसके संदर्भ में मैं अमीर खुसरू के शब्दों को दोहरा सकती हूँ। मन तो शुदम तो मन शुद्धि, मन तन शुदम तो जान शुद्धि। मैं तुझ में और तू मेरे में एकाकार हो गया है, मैं शरीर बनी तो तू उसकी आत्मा। क्यों आपको ये बार बार कहने की जरूरत पड़ती है? मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 भूमिकाओं में पढ़ चुका हूँ जहाँ आप ये कहती हैं कि ये कहानियां यथार्थ की धरती पर बोई एक ऐसी खेती है। बार बार ये दर्ज करना क्यों जरूरी है कि ये कहानियां यथार्थ की धरती से हुई हुई हैं? फील करती हूँ इसलिए लिखती हूँ कि यथार्थ की धरती से उठाई। किस किस उसमें रिपीटेशन हुआ है? जैसे इसी में है, शामी कागज में है, पत्थर गली की भूमिका में है, एक और किताब है तो वो उसकी सामने भूमिका में आता है। होगा। हाँ। क्योंकि जो जिंदगी मैंने देखी वो अब वैसी रही नहीं। क्योंकि पत्थर गली में आप जाइए तो पत्थर गली वो नहीं गली रह गई है। जीरो रोड जो मेरा घर का वो है, वहां आप जाइए तो वो नहीं रह गया है। तो मानी बात है उस यथार्थ का। एक और इसी शामी कागज से ही लूं, वाणी से ये किताब है। आप कहती हैं कि ईरान में एक वर्ग विशेष और है जिसे मैंने देखा, मगर मुझे उसमें न जिंदगी की तपकन महसूस हुई न टीसन, बल्कि जिंदगी सोल सिंगार किए सौंदर्य की प्रतिमा बनी। मुझे इतनी बेमानी, इतनी बेजान लगी कि यदि मैं उस पर कलम उठाती तो केवल तिलिस्म और अय्यारी की दास्तान सुनाती, या फिर काम वासना से परिपूर्ण यूरोपीय यंत्र चालित जीवन की शोख रंगों से लिपि पुती झांकियां दिखाती। जब आप ये कहती हैं कि एक वर्ग विशेष और है जिसको मैं नहीं दर्ज करना चाहती हूँ, आपको लगता नहीं है कि ये जो कैटेगराइजेशन हम करते हैं कि हम केवल इसी वर्ग विशेष को दर्ज करेंगे, उसको नहीं करेंगे, जिसको नहीं करना चाहते हैं, अगर हम उसको करते तो शायद यथार्थ कुछ और होता, शायद सच्चाइयां ज्यादा सामने आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो इस जो कहानियां है ना, उसको लिखते हुए इत्तला दे रही हूँ कि एक वर्ग और ऐसा है। यानी इंतजार कीजिए, हो सकता है कलम आगे खुले मेरा। खुलने से पहले इनकलाब हो गया, औरतें पर्दे में चली गई। देखिए राइटर जो है ना, वो खुद नहीं समझ पाता है जी कि आने वाले दौर में वो क्या लिखने वाला है। जो सोचता है वो कभी कभी नहीं पूरा होता है, बरसों गुजर जाते हैं, पर जो सोचा नहीं वो फूट के एकदम से निकल आता है।
अब सवाल आप इतने मजबूत कर रहे हैं, मुझे बार बार पानी पीना नहीं पड़ नहीं रहा है। नहीं ऐसा ऐसा एकदम नहीं है। जी। एक और किताब है पत्थर गली। हम्म। पत्थर गली राजकमल प्रकाशन से एक जी किताब जी। है आपकी। हालांकि इसमें कुछ कोट्स हैं मेरे पास और बहुत कमाल की कुछ कुछ चीजें आपने इसमें लिखी हैं। चिराग जलने से पहले बुझ जाते हैं, फूल खिलने से पहले मुरझा जाते हैं। ये आप पिछड़ा समाज वर्ग के बारे में बात कर रही हैं और वहीं पर आप लिखती हैं कि मुस्लिम समाज सिर्फ गजल नहीं बल्कि एक ऐसा मरसिया है जो वो अपनी रूढ़िवादिता की कब्र के सिरहाने पढ़ता है। मैं इसको अगर छोड़ दूं अभी फिलहाल, तो इसमें एक से एक अच्छी कहानियां हैं और पत्थर गली वाकई में अच्छी है। लेकिन जिस कहानी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया वो है सिक्का कहानी। इसलिए नहीं कि वो एक प्रेम पर लिखी हुई कहानी है, इसलिए कि वो एक मैं की शैली में चलती है, एक मोनोलॉग है। अब बाकी पूरी कहानियां पढ़े तो उसमें किरदार हैं सारे, बहुत सारे जो संवाद करते हैं। यहाँ आप सीधा पाठकों से संवाद कर रही हैं और कुछ नहीं है, या सीधा जिससे संवाद करना है आप उससे संवाद कर रही हैं। कैसे इस कहानी के ढांचे को तैयार किया था कि मैं इस शैली में लिखूंगी? मैंने पहले तय किया था उस जमाने में, जब मैं जिसे कहते हैं उसमें आई, तो ये बार बार हो रहा था कि प्रेम पे लिखी हुई कहानियां जो है वो बहुत ज्यादा चलती हैं और खासकर ट्रायंगल पे 3 लोग। और तो लेकिन प्रेम पे कहानियां लिखना उस वक्त थोड़ा सा वो रहता था, मतलब बुरा माना जाता था। एक हल्का सा दौर गुजरा। इसमें मैं आपको बताऊं, ये प्रेम की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और जिधर मैं जा रही थी उधर मेरे लिए परेशानी ही परेशानियां थी। एक तरफ जिंदगी बहुत सुकून से थी और बहुत ज्यादा रिच उस मायनों में थी कि रोजाना कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलता रहता था, क्योंकि जेएनयू में सेमिनार में सब लोग बाहर के आते थे। घर में जो डिनर वगैरह होता था वो ज्योग्राफर्स बाहर के आते थे, तो आपको वो बातें होती थी। और एक ये है कि आप पर्शियन में इस तरह की उसमें फंस चुके हैं। तो ये जो साहब है जिनसे हीरोइन वो हो जाती, वो उसका विषय है। तो जब जामिया में मैंने रिजाइन किया या ये किया, उस दौर में था, तब ये अपने आप कलम से निकली थी। और इसमें फना की जो कैफियत थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कही थी ना, कि मैं और ईरान। इसी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा और आपसे कुछ सवाल हैं उससे लेकर। दुनिया की परवाह तो मैंने किसी भी इंसानी रिश्ते में नहीं की थी, आपने की? एक मतलब फिर पढ़िएगा, क्या मतलब है इसका? दुनिया की परवाह तो मैंने किसी भी इंसानी रिश्ते में नहीं की। सही बात है। रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम होता है। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकती रिश्ते को लेकर, और हमेशा उन रिश्तों को पाला पोसा जो दुनिया की नज़र में बहुत ही गड़बड़ थे। कभी मैंने हल्का अपने को महसूस नहीं किया कि वहाँ क्यों नहीं जा रहे, यहाँ क्यों मिले उससे। जब आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखती हैं, मतलब लेखन अगर हम उठाएं आपका, तो वो इलाहाबाद से लेकर और ईरान तक फैला हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, तमाम चीजें शामिल हैं। जब लेखन की कोई हद नहीं होती है तो भय नहीं लगता कि मैं इस यात्रा में कहीं खो ना जाऊं, या फिर ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ पर अब रुक जाना है, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना है, या ये विषय नहीं उठाना है? 2 मरतबा ऐसा हुआ, बहुत खतरनाक तजुर्बे से रूहानी तौर से मैं गुजरी। एक मरतबा जब मैंने ये मौलवी को पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें जो रूहानी थी, मौलवी से है मौलाना रूमी, तो रूहानी चीज़ें पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं डूब रही हूँ, इस दुनिया से दूर जा रही हूँ।
और वहां पे बहुत जबरदस्ती मैंने खींच के अपने को मैं बाहर लाई। शायद ये कैफियत शादी से पहले होती तो मैं गुम हो जाती, लेकिन मेरे आगे 2 बच्चे थे। एक तो ये हुआ, और जब मैं बहुत ज्यादा घूम रही थी, दुनिया देख रही थी, तो पहली बार पछतावा हुआ, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने शादी करके बहुत गलती की, और अब कोई भी जो शादी नहीं करता उसको मैं मुबारकबाद देती हूँ कि बहुत अच्छा किया कि तुमने शादी नहीं की। क्योंकि होता यह है कि आप मुझे दे सकती हैं। हाँ, मुझे भी दे सकती हैं। हाँ लेकिन अभी बाकी है तुम्हारे दिन, ऐसा नहीं है। लेकिन जानते हो क्या है, कुछ लोग जो होते हैं वो उसके लिए बहुत देर में रियलाइजेशन हुआ, और मैं बहुत छोटी थी एक तरह से। अब देखो तो 17-18 साल की थी जब मैं शादी हुई मेरी। तो अब उसमें ये था कि दुनिया तो अपने बाद में देखना शुरू की ना, और खूबसूरत दुनिया थी जो मैं देख रही थी। इस तरह की दुनिया नहीं थी कि कहीं जाने ही का दिल ना चाहे आपका, और अपना मुल्क छोड़ने का भी दिल ना चाहे। अच्छा, जब दृष्टि आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चली जाती है तो क्या ऐसा होता है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो केंद्र से हट जाया करते हैं? वो कहानियां आपके लिए फिर उतनी मायने रखती नहीं है? क्योंकि जब आप 80 के दशक में जब ईरान पर आप लिख रही थी, उसी दौर में हमारे देश में पंजाब और दिल्ली जल रहा था। लोगों ने कहा कि आपने उस पर बहुत कम लिखा, आपने ईरान पर बहुत ज्यादा लिखा। इसलिए कि जो उस वक्त के लोग थे जो एडमायर कर रहे थे हमको, वो हमेशा कहते थे कि ना सिर्फ वो चीज हमको दो, वो चीज लिखो जो लिटरेचर में कुछ जोड़ सके। इन सब इशू पे तो सभी लिख रहे हैं, लेकिन पंजाब के उसके ऊपर मैंने आमोख्ता लिखी, आमोख्ता कहानी लिखी, और फसाद के ऊपर मेरी बहुत कहानियां हैं। मेरी बहुत कहानियां फसाद वगैरह के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। शालमली में आप स्त्री विमर्श ले सकते हैं, लेकिन स्त्री विमर्श के अलावा बहुत कुछ है उसमें। ठीक है, उसकी मुख्य पात्रा जो है वो शालमली है जी, लेकिन उसमें और बहुत कुछ है, क्योंकि मैं समाज से कभी हटती ही नहीं हूँ, परिवेश से कभी हटती ही नहीं हूँ। और मेरे यहाँ जो कामगर लोग हैं वो किसी ना किसी बहाने, खासकर नौकर घर के, वो कहीं ना कहीं किरदार बन के आ जाते हैं। भाषा को कैसे साधती हैं नासिरा जी? क्योंकि आपकी जबान, जैसे कहा कि आप उर्दू है, फारसी में भी आप बहुत ज़्यादा महारत हासिल है आपको, आपने बाकायदा पढ़ाई फारसी में की है, हिंदी की लेखिका हैं। कैसे जब शब्द आते होंगे तो कैसे उन शब्दों को रोकती होंगी या उनका तर्जुमा करती होंगी? वो भाषाई यात्रा आपके भीतर कैसे चलती है? थोड़ा परेशानी होती, क्योंकि जिस शब्द को आप बहुत प्यार कर रहे हैं उसी भाषा में, वो कहीं पे जाके गड़बड़ी पैदा कर सकता है दूसरों के लिए। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसमें सध जाए, कोशिश यही करती हूँ, लेकिन इतनी परेशान नहीं होती। लेकिन मेरे ऊपर शुरू में लोगों के अपने कॉम्प्लेक्स की वजह से जी बहुत एतराज हुए, लेकिन भारती जी ने कभी एतराज नहीं किया। 1-2 एडिटर ने कहा, जैसे यही बहिश्त ज़हरा कैसे साथ पाएंगे या कोई, लेकिन भारती जी ने कभी मेरी, या श्रीपत जी ने, इन लोगों ने इस तरह का कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनके यहाँ खुद उर्दू बहुत है। अगर इसमें देखिए जितने भी बड़े लेखक हैं खूब उर्दू है। आपकी कुछ किताबें हैं, जैसे किस्सा जाम का है ना, इसके अलावा लोक कथाओं पे जो भी आप काम करती हैं। किस्सा जाम का में खुरासन की लोक कथा है। लोक कथाएं आमतौर पर वाचिक परंपरा से आती हैं, वो फिजा में इस तरीके से घुली मिली हैं कि मैं अपनी तरीके से सुनाऊंगा, आप अपनी तरीके से सुनाएंगी, ये अपनी तरीके से सुनाएंगे। जब आप उनको लिखित परंपरा में लाती हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है?
है कि अपनी तरफ से, क्योंकि सीमा बन जाती है कि आप अपनी तरफ से बहुत चीज़ें उसमें जोड़ ना दें कि उसका वो जो एसेंस है, वो जो तत्व है, वो ख़त्म ना हो जाए। ये लिखते हुए क्या जहन में चल रहा था, या फिर समद की कहानी जब आप लिख रही थी? देखिए, 2-3 सवाल इसमें हैं। एक तो ये है, वियतनाम की कहानियां भी हमने तर्जुमा की थी, और ये जो है ये लिखित तर्जुमा की किस्सा जाम का, तो इसमें तो कुछ जोड़ने घटाने का मसला नहीं था। और दूसरे जो समद बहरंगी हैं, वो तो बच्चों के राइटर हैं, वो भी छपी शक्ल में था, उनका हिंदी में अनुवाद मैंने कर दिया। अब तीसरा मसला जरूर आपका है कि मैंने इधर बच्चों की जो लोक कथाएं थी, जो असली लोक कथाओं से घरेलू कथाएं थी, जो नानी वानी बना के कहती हैं, उन कहानियों में थोड़ी सी लिबर्टी ली है। कहानी वैसे ही रखी है, लेकिन जैसे एक हमारी कहानी है धोई टुटिल्ला, तो उसमें कौआ होता है, वो मुंह नहीं धोता, मतलब एक चिड़ी का बच्चा मिल जाता है तो कहता मुंह धो लूं तो खाऊं, मुंह धो लूं तो खाऊं, इसी में वो बच्चा नहीं मिलता उसको। लेकिन ये बच्चों को दांत मांजने की वो दी गई है। उसके बहाने हमने कई चक्कर कौए के दिखा दिए, यहाँ गया यहाँ गया, यहाँ तक कि एक उनके पास भी जाता, संत के पास, कि देव पनीला धोई टुटिल्ला खाई चिड़ी का चेचड़ा मटकाई कल्ला, तो कहते हैं राम राम राम, भागो यहाँ से। वही है कि पानी दे दो मंजन कर ले तो उसको हम चबाएंगे आराम से। तो इस तरह की लिबर्टी हमने ली है। आपके अनुवाद के काम पर ही मैं फिर से आ रहा हूँ वापस। अनुवाद का बहुत बड़ा काम आपने किया है। मेरे पास ये जो किताब है शाहनामा फिरदौसी, है ना, ये भी, इसको मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद लगा कि ये किताब यहाँ पर ख़त्म क्यों हो गई, और होना चाहिए था, और आएगा। देखिए, बात ये है कि पूरा शाहनामा हमने पढ़ा है, तो उस वक्त एक पॉकेट बुक सीरीज थी, दीनानाथ जी निकाल रहे थे उसको, वो वहीं तक चाहते थे कि इतने ही पन्ने की हो, वो तो उनको दे दी हमने, छप गई, और जरूरत से ज्यादा बिकी। बाद में मैंने सोचा कि इसमें और कहानियां मैं शामिल करूं, लेकिन मुझे लगा कि रिपीटेशन बहुत है, क्योंकि वो हमारी तारीख नहीं है ना, तो फिर वो बहुत कम लोग शायद इस पे तवज्जो देंगे। और फिर जैसे राइटर के साथ होता है, एक काम हो गया तो ठीक है हमने कर लिया, 10 कहानी या 11 कहानियां हैं इसमें। और दूसरी ये, मैं इस पे काम शाहनामे पे बहुत करती अगर मैं सियासत की मतलब घायल न किया जाता मुझे। एक चीज ये बताए कि बच्चों की कहानियों से इतना ज्यादा मुतासिर आप क्यों रहती हैं, और बच्चों पर लिखना ज्यादा कठिन होता है क्या बड़ों की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों का जो लेखन है वो क्रिएटिविटी मांगता है, वो एक जादुई नजर मांगता है। जो बड़ा नहीं सोच पा रहा है वो बच्चा सोचे। मतलब एक ही झटके में आप एवरेस्ट भी नाप लें, और एक ही झटके में आप वो मरियाना ट्रेंच भी नाप लें। तो ये सिर्फ औरत तो कर सकती है, इसलिए कि उसके इतने रिश्ते होते हैं बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, और हर से अलग लैंग्वेज बोलती है वो। और इस लैंग्वेज की विभिन्नता का मैंने थोड़ा बहुत ठीकरे की मंगनी में किया है, कि कैसे लहजा बदल जाता है, कोई गैर आता है तो चेहरा का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, और कैसे बच्चे से बात करती है, तो कहानियां तो वही सुनाती है ना। एक किताब और, अल्फा बीटा और गामा, बच्चे भी उतने प्रिय है आपको, जानवर भी उतने प्रिय है? बहुत ज्यादा प्रिय है। मुझे नहीं पता ये अपनी तरह का पहला उपन्यास है या फिर इससे और भी किताबें इस तरीके की लिखी गई हैं या नहीं, जो कि कुत्तों पर, कुत्तों के जीवन, उनकी मानसिकता, उनकी संवेदनाओं को लेकर लिखी गई हों, और उसमें आप शाहीन बाग से लेकर
तमाम भारतीय राजनीति या भारत के मुद्दे शामिल कर लें। कैसे इसकी योजना बनी थी और क्यों इसमें कुत्तों को किरदार के रूप में रखा गया? एक छोटी सी कहानी थी बच्चों की, मजाकिया। वो बढ़ते बढ़ते नॉवेल बन गया। वो छपी नहीं थी छोटी कहानी। और दूसरा ये कि हमारे बेटे को बहुत शौक है कुत्तों का। कभी कभी मुझे गलतफहमी होने लगती, कौन इंसान है कौन कुत्ता है। इस वक्त मेरे यहाँ चौथा कुत्ता आया है जिसके लिए मैंने कह दिया नॉट पॉसिबल, लेकिन मैंने सड़क के कुत्तों को लिया है। पेडिग्री का कोई किरदार नहीं है, सिर्फ एक किरदार है जिनको खाना पीना मिलता है लेकिन आजादी नहीं मिलती है। तो कुत्तों का हिसाब किताब जो है वो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। पहले तो ये इल्ज़ाम था कि मुस्लिम्स कुत्तों से बहुत परहेज करते हैं, लेकिन जब पढ़ा तो लगा नहीं, हिंदुओं में भी है कि श्वान को आप अंदर नहीं वो कर सकते हैं, वो गेट पे ही रहेगा। उसकी वजह है साइंटिफिक। ये सारी बातें इतनी मालूमात हुई कि वो बढ़ता ही चला गया किरदार। और कुत्ता जो है वो हम लोग उसको 4 पाया कहते हैं, वो 2 पाया बात करता है कि 2 पाया आ रहा है, अब कोई षड्यंत्र रचेगा ये। और दूसरे जो भूख का दौर था हम लोगों ने सहा, उस भूख के दौर में इन लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो तकलीफ होती थी देख के। डिप्रेशन में, खाली सड़क पे डिप्रेशन में रहते थे इन लोग। फिर एक लंबी कविता भी इन लोगों पे लिखी थी हमने, प्रोज की। मैं थोड़ी देर के लिए कवित्री बन गई थी, 1-2 महीने के लिए। मैं पूछने वाला था, कविताएं भी मैंने सुना आप लिखती हैं? नहीं, मैं ना तो कवि हूँ और ना कविताएं आगे लिख पाऊंगी, मुझे नहीं लगता है। लेकिन उस जमाने में इतना ज्यादा अपने को धिक्कारती थी कि मैं बैठी हूँ और बाहर सब लोग जा रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो 2-3 मरता निकली बेटी से कह के ले चलो हमें। कुछ वीडियो हमने बनाए थे। उसके बाद ये हुआ कि भाई कुछ तो लिखे, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। और देखिए जो वक्त है ना, वो वक्त इतनी तेजी से घटना चक्र लेके जा रहा है कि कहीं टिक नहीं रहा है। सच और झूठ को पछोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे हालात में कोई उपन्यास उठाना, तो जो घुटन अंदर की थी वो मेरी निकली इस तरह की गथ कविताओं में। अच्छा, कभी ऐसा लगा नासिरा जी कि ईरान पर इतनी ज्यादा बात होती है, ईरान पर आपने खूब लिखा है, लोग ईरान पर ही आपसे बहुत ज्यादा बात करते हैं, मैंने भी आज बहुत बात ईरान पर की, कि उस काम की वजह से आपके बाकी काम पर उतना ध्यान नहीं दिया गया? मुझे लगता है ध्यान तो गया, कभी मैंने अपने उसके लिए ऐसा सुना तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा मुझे परेशानी हो जाती है कि ईरान इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक उनके लिए बन जाता है। इंटरव्यू मैंने उसमें भी कहा था, किसी और लेडी से कहा था कि आप क्यों ईरान पे इतना पूछ रही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा इस दौर में, हमारे दौर में एक ही तो इनकलाब हुआ है, अब उसके बारे में भी नहीं पूछें तो फिर क्या करें। दूसरा जवाब ये भी हो सकता है कि और कोई है भी नहीं जिसने हाँ, इतना काम ईरान पर किया हो। हाँ, ये मैं कहूंगी। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त जहाँ फव्वारे लहू रोते का वो देख रही थी मैं, रिपोर्टाज के प्रूफ, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे गरम सब बदन हो रहा है। ये मैं थी जो ये सब दीवानगी कर रही थी, ये मैं थी जो ऐसे बोल रही थी। आप देखिए मिनिस्ट्री में मुझे बुला के जब डांटा गया है और मुझे इस्लाम की किताबें दी गई हैं कि इसको पढ़िए और सुधरिए, तो मैं उसको गैलरी में पटक के आ गई थी। उन लोगों को पता चला होगा कि मैं उन्हीं की दी हुई किताब है, इसलिए कि उस वक्त का दौर जो था बहुत जहालत से भरा हुआ था। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मुझे किस लिए बुलाया गया या ये है, और वो कहाँ गए हैं जो कार्ड देते थे। फिर उस पर मैं गुस्से में बड़बड़ाई भी थी, क्या वो मस्जिद में लोटे में पानी भरने गए, कहाँ गए आखिर। इस तरह के उसको
बर्दाश्त करना, क्योंकि वो एक कल्चर तो है ईरानी में औरतों की इज्जत करना, वो तब तक बरकरार था। यानी शाह की जो छाया थी, शाह के सिस्टम की जो छाया थी, या ईरानी कल्चर की जो छाया थी, वहां मौजूद थी। मैं बहुत सारी चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन सवाल वही है कि आपने इतना काम किया है, आप इंटरव्यू में कितना समेटेंगे? जैसे मैं खुदा की वापसी पर बात करना चाहता हूँ, मैं कुइयाँ जान पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि नदियों को जोड़ने से समस्या हल नहीं होगी। ये लोग बोलते तो हैं, लेकिन इस पर कोई लिख भी सकता है, ये हमने कुइयाँ जान में देखा। पारिजात पर मैं बात करना चाहता हूँ, हुसैनी भाइयों से लेकर करबला तक की उसमें कहानी है, अतीत वर्तमान सब कुछ है, बहुत बड़ा कैनवस है उसका। पारिजात पर भी आता हूँ, पारिजात पर जब साहित्य अकादमी आपको मिला, साहित्य अकादमी सम्मान मिला, आप बहुत खुश नहीं थी। ये कैसे जाना तुमने? और आपने कई जगह ये बोला कि जब मिलना चाहिए था तब नहीं मिला, अब मिल रहा है। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। देखो, एक बात बताएं, एक उम्र होती है राइटिंग की भी और राइटर की भी, जिसमें बड़े बचपन के अरमान और सब चीजें रहती, एक वक्त के बाद वो ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर आ जाता है तो उसे कोई चीज लुभाती नहीं है, सिर्फ वो प्लेजर होता है कि किताब अच्छी छपी कि नहीं, उसको लोगों ने ठीक से पढ़ा है कि नहीं। मैंने ये कहा था जब लोगों ने कहा आपको बहुत देर, देखो जब नहीं मिल रहा था तो भी पुरसे मिल रहे थे कि आपको नहीं है, तो लोगों को क्या हक हमें बोर करने का अगर हमें नहीं मिला। जब मिला तो भी बोर हो कर रहे हैं कि आपको मिल गया, तो उसमें मैंने जवाब दिया था, सोचिए अगर ना मिलता तो। भाई एक वक्त आता है जब आपको कुदरत जस्टिस करती है आपका, या मेरी किस्मत में था ये, क्योंकि मुझसे भी अच्छे अच्छे बहुत राइटर गुजरे हैं और इस वक्त मौजूद हैं जिनको नहीं मिला। आपको लगता है बहुत देर से मिलना या बहुत कम स्त्रियों को मिलना, गिनी चुनी है, अगर आप हाथ में नाम लें तो साहित्य अकादमी हिंदी में आप शायद 5वीं लेखिका थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और अनामिका पहली ऐसी लेखिका जो कवयित्री हैं जिनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला। क्या यहाँ पर वो जो पुरुषवादी वर्चस्व है वो काम करता है? नहीं, इसको मैं इस तरह नहीं देखूंगी। देखिए कृष्ण दी को तो मिले ही है ना, उसके बाद जरूर एक गैप आया, वो किस वजह से आया मैं नहीं कह सकती, किस तरह की मानसिकता के लोग थे, क्योंकि ज्यादातर हमारे साहित्य अकेडमी में बाहर की लैंग्वेज के लोग रहे हैं, जो उसके वो सब मतलब जिनके हाथ में बागडोर रही है। तो मुझे लगता है कि जो हिंदी के लोग थे वहां तक वो पहुंचाते होंगे किसको देना है किसको नहीं देना, क्योंकि वो तो हिंदी पढ़ नहीं पाएंगे। एक तो वजह मुझे ये लगती है, दूसरी वजह ये लगती है कि इन 3 नामों के बाद कोई नाम आज से 15 साल पहले अपनी वो नहीं जमा पाया था, वो बुलवा नहीं पाया था। आज तो ढेरों लिखा जा रहा है, आज तो लोग स्थापित हो चुके हैं, लेकिन तब तक स्थापित नहीं हुए थे। अब दूसरी ये है कि गिनती में बहुत कम थी औरतें, और जो मैंने कहा ना कि लोगों के दिमाग में ये था कि कोई उनमें से स्पार्क नहीं निकल रहा औरतों की राइटिंग से। अब निकल रहा है। अब के बारे में इतनी जल्दी कैसे मैं बता सकती हूँ? वर्तमान कहानी नहीं, देखिए अभी तो इनाम मिल रहा है, आपने अपनी बात रद्द कर दी, अभी तो इनाम मिल रहा है। नहीं, इनाम मिलना, स्पार्क और इनाम का कोई आपस में बहुत अच्छी बात आपने कही, मेल जोल तो नहीं? नहीं, अब मैं आपको इस बात के ऊपर आती है, कितनी कमजोर किताबों के ऊपर इनाम मिला, तो स्पार्क तो एक अलग बात है ना, और इनाम आज का बाजारवाद है, ठीक है। तो इनाम से कोई छोटा बड़ा नहीं बन जाता है, लेकिन हाँ जब बहुत अच्छी किताब को इनाम मिलता है तो आप बिला वजह खुश हो जाते हैं। इनाम आपको नहीं मिला लेकिन लगता है मिला, देखो मेरी बात अच्छी हुई है। लेकिन राइटिंग में इनाम से कुछ दिन चहल पहल होती है, फोकस हो जाता है, ढेरों जिसे कहते हैं
इंटरव्यूज आपके हो जाते हैं, बस और क्या है। नामवर सिंह से इतना नाराज क्यों रहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनको। नहीं, आपने कहा कई जगह पर उन्होंने कहीं कभी मुझे नोटिस नहीं किया। वो तो मैंने इसलिए किया कि कुछ बात इंटरव्यू में आई थी एनडीटीवी में, संभवतः जी या आप हाँ, एक जगह हाँ, और मैंने कहा दर्ज था। है। हाँ, तो उसमें मैंने कहा था कि मेरे ऊपर किसी ने नहीं लिखा, जो उस वक्त के नामी आलोचक थे, और ये बात सही है, किसी ने नहीं लिखा। और ये नाराजगी की बात नहीं है, बल्कि मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा था ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं एक लाडली लेखिका बन के शायद उतना अच्छा न लिख पाती, एक स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह। क्योंकि बहुत लोगों को जो इनाम मिले वो धुंधला गए बाद में अपनी राइटिंग में, तो वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे ऊपर लिखा बहुत गया है। जिनको आप नामी नहीं कहते हैं, आलोचक, और ढेरों किताब, ढेरों पीएचडी, उससे तो मेरी जिंदगी नहीं चलेगी ना। मेरी जिंदगी तो मेरे लिखे शब्द से चलेगी। और एक जगह मैंने और लिखा है नामवर सिंह के लिए कि जैनियों की जो लड़ाई थी उसमें डॉक्टर साहब ने मदद की थी। मैंने कहा था नहीं, उसकी वजह थी वो डीन थे, वो मदद कर नहीं सकते थे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ के डिपार्टमेंट में सब चीजें बहुत अपने तक थी, कोई इसमें दूसरा डिपार्टमेंट इंटरफियर नहीं कर सकता था, कानूनी तौर से मजबूर थे वो। दूसरे ये है कि कभी पर्सनल भी उन्होंने मुझसे इस तरह का वो नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था मैं पड़ोस में हूँ तो बिला वजह लोग कहेंगे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत डिसिप्लिन और बहुत ही, क्योंकि हमारे पड़ोसी रहे, आना जाना, ड्रिंक पे, डिनर पे, सब चीजें नॉर्मल चली। आपने एक जगह लिखा कि एक मर्तबा आप क्रिएटिव राइटिंग को प्रोफेशनल राइटिंग से अलग मानती थी, आज भी मानती हैं, दौर बहुत बदल चुका है। देखो, क्रिएटिव साड़ियां भी तो आती हैं, क्रिएटिविटी डिजाइन में तो ऐसे तो कुछ वो नहीं होगा, लेकिन प्रोफेशनल राइटिंग तो फिर वो हो जाएगी ना कि हमको ये काम करना है। उसमें हमने दिल नहीं डाला अपना। हमने, जैसे मुझसे कहा गया कि पाकिस्तान पे जो आप लिख रही हैं, नहीं आपको ये लाइन लेनी पड़ेगी, तो वो मेरा प्रोफेशनल राइटिंग का हिसाब हो जाता कि सर जो चाह रहे हैं मेरी चीज छपेगी तो करेंगे। और एक होता है क्रिएशन, जिसमें कहानी किस्से तो ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि आप क्या देख रहे हैं। इसीलिए जब मुझे कहीं कहीं से ऑफर मिला, बीबीसी से मिला, दूसरी जगहों से, क्योंकि मैं तब तक पावरफुल हो गई थी अंदर से, मैं किसी के अंडर पे काम नहीं कर सकती थी, मेरा मिजाज बदल चुका था, जो मैं बहुत अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। क्या वो पावरफुल होना आपके अंदर अहंकार भी लेकर आया? नहीं, अहंकार नहीं, अहंकार नहीं। मैं बहुत संवेदनशील हूँ, बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, फिर मैं उस तरफ मुड़ती भी नहीं हूँ। अहंकार मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे अपने खानदान में और साहित्य के परिवार में इतने बड़े बड़े लोग गुजर चुके हैं कि मैं तो कुछ काम नहीं कर पाई उस तरह से। क्या दूसरों को अप्रिशिएट करती हैं? बहुत ज्यादा, खुले दिल से, लेकिन उतने ही खुले दिल से उनकी गलत बातों पे, गलत उसके ऊपर अच्छा भी नहीं लगता मुझे कि ये नहीं करना चाहिए, फिर लेकिन वो मापदंड मेरा रहता है। आपके बारे में कहा जाता है कि स्त्रियों से दोस्ती आपकी बहुत कम रही और कम होती भी है, खासतौर पर लेखिकाओं से। अब तो स्त्रियां ही रह गई, अफसोस तो ये, उन्हीं से दोस्ती, और शायद उनसे भी दोस्ती कम हो गई कोविड वगैरह के बाद। एक्चुअली
ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन ये बात एक तरह से सही है, क्योंकि ईरान में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियन मिले सब मर्द थे। और मुझे बात याद है कि लेखिका संघ में, बहुत दिलचस्प सवाल आपने कर लिया, लेखिका संघ में मैंने लेखक संघ में मैंने जाके कुछ पैसे डोनेट किए थे। ईरानी लेखक बहुत तकलीफ में थे और वो बंद होने वाला था, तो उसमें मैंने कहा आप लोग कुछ भी दीजिए, मैं आप लोगों की बात पहुंचाऊंगी, हमारा प्रेस आजाद है। सारे मर्दों ने जज्बात में आके लिखा और दे दिया किताब। एक भी औरत नहीं उठी वहां से जो मुझे देती, जिसका मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी औरतों से उस इंटेलेक्चुअल लेवल पे दोस्तियां नहीं हो पाई हैं। ईरान की बात मैं कह रही हूँ, वैसे दोस्ती है। यहाँ पे कृष्णा दी से मैं बहुत क्लोज रही हूँ, कृष्णा दी से खूब बातें हुई हैं। और आज मैं सोचती हूँ कि कृष्णा दी ने जो कॉपीराइट की बात की थी, अब जरा खुल के लोग कहते हैं चीजें चोरी होती, मेरी कितनी चीजें चोरी हुई हैं, लेकिन वो इस तरह से चोरी होती कि कह दिया जाता है कि वो सॉरी आपका नाम नहीं दिया था, ये दिया था। तो है, क्यों नहीं, अनामिका से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब अनामिका मिलती ही नहीं क्योंकि वो कहीं चली गई, पहले जेएनयू में थी। दरअसल मैं दोस्त किसी की नहीं हूँ। जानते हैं, जो पुराने राइटर्स रहे हैं उनमें जो बहुत खुलूस मोहब्बत था ना, उस तरह का घरेलू और बहुत वो मुझसे किसी से नहीं बन पाया। अनामिका को मैंने नाम लिया है, लेकिन ऐसा सिर्फ कृष्णा दी के साथ हो पाया। लेकिन मेरी वैसे औरतें बहुत दोस्त हैं जो दूसरी फील्ड में हैं, बहुत रिजर्व रहती हैं। मुझे एक बात बहुत साफ मैं बता दूं, शुरू से मैं प्रोफेशनल दोस्ती नहीं करना चाहती हूँ। आई मीन राइटिंग में मैं दूरी रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब दोस्ती होती है तो वो घरेलू आदमी बन जाता है और उसकी किताबें और वो दूसरी चीजें जो हैं वो फिर घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती, मैं काफी दूरी मेंटेन करती हूँ। और रहा हिंदुस्तान में जितने इंटेलेक्चुअल्स थे तो उनसे तो थी मेरी। ऐसा क्यों है कि आपकी जो पीढ़ी है या आपके बाद की जो पीढ़ी है, आपने इतना काम किया है, अगर मैं उनसे बात करूं तो वो मतलब विस्तार में बता नहीं पाएंगे। क्या ये अध्ययन की कमी है उनके, या फिर प्रचार प्रसार से आपने इतनी दूरी बना ली कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, उस तरह का प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते हैं कि हर वक्त किसी ना किसी बहाने हम अपनी किताब करें। अब वो हमारा लेवल नहीं रह गया है, क्योंकि जितना हमको मिलना था वो हमको मिल चुका है। क्योंकि आप किसी फंक्शन में या फिर किसी मंच पर बहुत ज्यादा दिखलाई भी नहीं पड़ती हैं। शुरू में मैं बहुत जाती थी, बहुत ज्यादा थी, और हम लोगों का तरीका फैमिली वे में निकलने का था। लंच किया, खाना खाया, घूमे, और उसी में एक एडिटर ने अगर कहा हमारे साथ चाय पीजिए तो वहां चले गए, लेकिन फैमिली हमारे साथ हमेशा घूमती फिरती रही है। तो बाद में मुझे लगा कि इतना टाइम खराब करना और फंक्शन में जाना बिना कुछ हासिल किए लौटना अब ठीक नहीं। तो ये चीज सोच समझ के मैंने की। और दूसरी बात ये है कि प्रचार प्रसार जो है उसका लहजा बदल गया है। हाँ। उस लहजे को हम अपना नहीं सकते। पहले हमसे खुद सब एडिटर कहता था आपकी किताब आई है और इसके ऊपर वो हो रहा है, लेकिन सुबह कभी कभी जनसत्ता में एकदम अरे हमारी वो छपी है रिव्यू, हमको पता ही नहीं। तो ये जो खुशी का हासिल था वो अब नहीं मिलता है। अब कोई रिश्ता हम लोगों का उस तरह का नहीं रह गया है। क्या लेखक का दुख
लेखक का ही होता है या उसके परिवार तक भी पहुंचता बिल्कुल, है? परिवार बहुत वो होता है, इसमें कोई शक नहीं। परिवार क्यों नहीं, परिवार अगर संभाल के नहीं रखेगा राइटर को तो वो लिख नहीं पाएगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरे शौहर ने एक राइटर को जिंदा रखा, उसके बाद मेरे बच्चे, खासकर मेरी बेटी। किसी चीज का मलाल? मलाल, फौरन तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मलाल तो बहुत बातों का होता ही है, क्यों नहीं होता है। और एक दो चीजें मलाल के लिए थोड़ी ना, ढेरों होंगी मेरी जिंदगी में, इतने उतार चढ़ाव हैं। कोई ऐसा काम जिस पर उंगली रख के कह सकें कि ये मेरा काम है और ये मैं गर्व से कहती हूँ, इस पर गर्व कर सकें? इसको अभी तक हमने सोचा नहीं। काश मैं लिखना छोड़ देती और दूर से अपने को देखती, तब मैं कह सकती थी ये काम मैंने वाकई अच्छा किया। अभी मैं उसमें डूबी हुई हूँ। और दूसरे एक मैं बात बताऊं कि कभी कभी मुझे लगता मैंने कुछ काम नहीं किया। किया क्या है तो हल्का सा एक उदासी का दौर आता है। फिर अगर पुरानी किताबें मैं पढ़ती हूँ अपनी और उसमें लैंग्वेज देखती हूँ और वो तो बहुत खुशी होती है मैंने लिखा है। आज तक किसी चीज को पढ़ के शर्मिंदगी नहीं हुई कि ये क्या बचकानापन है, ये क्या मैंने लिख दिया। कोई ऐसा काम जो नासिरा शर्मा करना चाहती थी, नहीं कर पाई और करना चाहती हैं? मैं एक मर्तबा अफगानिस्तान जाना चाहती। अभी पिछले बार तय हो गया था अफगानिस्तान जाना, क्योंकि मेरी किताब दोबारा छप रही है, अफगानिस्तान बुज़कशी का मैदान। तो मुझे लग रहा था कि जाते हुई गवर्नमेंट से मैं बात कर लूं। सब कुछ हो गया तो कोविड लग गया और अब पकड़ में नहीं आते हैं ये जो लोग हैं तालिबान। इनसे वैदिक जी से हमने कहा था, आप बहुत कहते हैं तालिबान बात कर रहे हैं हमसे, अभी फोन पे हमने बात की तो हमारा एक दो इंटरव्यू करवा दीजिए तालिबान से, क्योंकि तालिबानों को मैं एक अलग नज़र से भी देखना चाहती हूँ, मैं और समझना चाहती हूँ उनको। क्योंकि देखिए आजकल प्रचार की जो साइकिल है वो इतनी तेज भागती है कि आप सही चीज़ों को पकड़ नहीं पाते। मुजाहिदीन को समझने के लिए मुझे जाना पड़ा था ना पेशावर, इतना तो सनद में लेके आई थी ना कि वो लोग ये बोल रहे हैं। चलिए, आप अफगानिस्तान जाएं और तालिबानियों से बातचीत करें, जो आप करना चाहती हैं वो आप करें, और आप जब वापस आएँ तो मैं एक बार फिर से आपके साथ बैठ के बात कर सकूं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने समेटने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, आप संगत में आई, एक लंबी बातचीत आपने हमारे साथ की और उम्मीद कि एक बार फिर से बैठा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तबीयत की खराबी में मैं आ गई, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, लेकिन बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके। बहुत शुक्रिया। मैं 9 साल का था जब मैंने पहली कविता लिखी थी और पुरस्कार में एक पेंसिल मिली थी, और पेंसिल मुझे अपने पिता के हाथों मिली थी। एक चिट्ठी लिखते हैं राम कुमार जी निर्मल को कि पिछले दिनों जब मैं यहाँ आया तो तुमने शायद प्रयाग नारायण शुक्ल की कहानियाँ पढ़ी होंगी। मैं तब नारायण भी जोड़ता था। सैकड़ों कैटलॉग, हजारों कैटलॉग इस प्रतिवर्ष अब छपते हैं, उनमें केवल अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है। खुद मुझे अंग्रेजी में लिखना शुरू करना पड़ा। युवा लोगों के बीच में आज भी जाता हूँ कहीं बोलने तो पहली चीज़ ये कहता हूँ, कला में अर्थ ढूंढने की कोशिश प्लीज़ कभी न करिएगा। कोई भी क्रिएटिव काम आध्यात्मिक काम, लोक कलाओं में काम अध्यात्म नहीं है। इसलिए मुझे अनुवाद करना बराबर अच्छा लगा है कि मैं अपनी भाषा को ज़्यादा अच्छी तरह पहचान पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। हम सबके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनमें से कुछ को हम पोसते हैं, वो डेस्टिनी नहीं होती, संकेत होता है। डेस्टिनी कहने से बहुत रूखी चीज़ लगती हो, कह रहे तो होना ही था। अगर काम करते समय मुझे आनंद नहीं आता तो देखने वाले को कैसे आनंद आएगा।